Hope all of you are fine, healthy, and safe. I, Gangadhar Badaya, first would like to welcome today's speaker, Mr. Kesav Gupta, and all my senior members, junior members, and my friends to this today's VCM on IGST in custom versus IGST and other refund issues. To understand and analysis the difference between IGST as appearing in custom law and IGST Act, challenges, problem being faced by taxpayers on account of notices by department for erroneous refunds. Today we have young and energetic speaker CA Mr. Kesav Gupta among us who will address to us on today's topic. Before requesting him, I would like to give a brief introduction of Mr. Kesav Gupta, our today's speaker. He is partner in R. Sogani and Associate Jaipur. He is engaged in indirect taxes portfolio, legal consultancy, and litigation related services. He is already given more than 30 deliberations on various forums like Export Promotion Council for Handicrafts, Garment Exports Association of Rajasthan, Jewelers Association Jaipur, and on many others. He is also regularly involved himself in making representation for government forums on emerging issues under GST law. Now, I request to Mr. Kesav Gupta to address and enlighten us on today's topic. Mr. Kesav Gupta, please. Thank you, Gangadhar ji, for such a wonderful introduction. And good morning to all the members present here, my senior members, my co-members, my junior members. Or I thanks first of all, before I start my presentation, I would like to thank the chairman and secretary of ICA Jaipur branch for giving me the opportunity. So that मैं जो अपने विचार हैं IGST को लेकर के, GST के रिफंड्स को लेकर के, प्लस जो इमर्जिंग इश्यूज आ रहे हैं, जैसे गंगाधर जी ने बताया कि आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स, आप लोगों को जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इन दिनों डिपार्टमेंट के नोटिस के द्वारा, उन सबका क्या सोल्यूशन पॉसिबल है, प्लस जो लाइकली चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं, बिकॉज अभी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं जीएसटी के रिफंड रूल्स में बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस, बाय वे ऑफ सर्कुलर्स. तो उन सब सर्कुलर्स की, नोटिफिकेशंस की वजह से हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन टुडे सेशन. एंड ऑल्सो चूंकि कोविड का बहुत ही बैड टाइम चल रहा है, तो आई जस्ट होप कि जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, डियर वंस हैं, आपके ऑफिस का जो स्टाफ है, वो सभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सेफ हों, सिक्योर हों, अपने जो सभी जहाँ भी हैं हेल्दी एंड सेफ सिक्योर हो. एंड वी होप कि हम बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर फेज से निकल के, जैसे हम पहले VCMs की जगह पे फिजिकल मीटिंग्स करते थे, सेमिनार्स करते थे, हम भी उस मोड में जल्दी से जल्दी आए. सो होप सो, बट जस्ट बी सेफ इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ दिसंबर, जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कह रही है, विच इज गोइंग टू बी द सेकेंड वेव. Now coming to the topic for today, so IGST, Customs versus GST Act, and we'll be discussing the other refund related issues. So definitely when we talk about IGST जो है, हम सब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि IGST इज इंटीग्रेटेड टैक्स. एंड एनी केस, चाहे हम उसको इम्पोर्ट पे कर रहे हों, चाहे हम उसको GST में पे कर रहे हों, चाहे हम इंटरस्टेट सप्लाईज पे कर रहे हों, वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टैक्स, नॉर्मल वन टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स जो हम पे कर रहे हैं, चाहे वो कस्टम्स एक्ट में पे हो रहा हो, चाहे GST एक्ट में पे कर रहा हो. बट अभी वाई मतलब एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, इवन आई वाज ऑफ द व्यू कि भाई यही अंडरस्टैंडिंग मेरी भी थी कि ये दोनों सेम ही है. बट रिसेंटली जो डिपार्टमेंट के चैलेंजेस आए हैं नए नए, उनको देख के, उनको पढ़ के, को प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट किस लेवल तक सोच सकता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ पॉइंट दे वांट टू पुट. सो ऑल दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट and we will be discussing those parts. Secondly, जो particularly refund के जो अभी issues चल रहे हैं वो हम discuss करेंगे. अच्छा, before we start the discussion, I would just request all the members, all the present one,
कि अपने जो भी क्वेश्चंस हो आप अपने चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक रिफंड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उनमें ही कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो वो भी हो सकते हैं, या फिर आपके रिफंड की कुछ और भी क्वेरीज हो सकती हैं। सो आपके रिफंड जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरीज हैं, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज इफ द टाइम परमिट्स। सेकेंडली, जो इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो भी आप एट द एंड ऑफ सेशन पूछ सकते हैं। सो let's begin with the topic. So I've already shared the agenda for today, like customs versus GST, concept of IGST. मैंने इस प्रेजेंटेशन को डिवाइड करा है रिफंड के अकॉर्डिंग कि एलयूटी बेस्ड रिफंड्स में क्या इशू हो सकते हैं, आईजीएसटी बेस्ड रिफंड्स में क्या इशू हो सकते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड्स में क्या इशू हो सकते हैं। और अभी चूंकि कोविड टाइम है, बहुत जनों को शायद ऐसा पोजीशन बैठा है कि दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर बिजनेस, दे आर नॉट एबल टू मेक द सप्लाईज। सो उस सिचुएशन में उनके रिफंड्स की एलिजिबिलिटी की पोजीशन क्या रहेगी, क्या वो रिफंड टाइम बर्ड होंगे, नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन सब के जो अपन बेसिक कंसेप्चुअल थ्योरीज हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, आईजीएसटी, कस्टम्स वर्सेस जीएसटी। सो रियली कुछ डिफरेंस है या नहीं है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इंटीग्रेटेड टैक्स के मीनिंग में। सो इंटीग्रेटेड टैक्स का जो मीनिंग है वो, अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड टैक्स हमें पे करना होता है एक तो इंटरस्टेट सप्लाईज पे, और दूसरा इंपोर्ट के समय में पे करना होता है। सो चूंकि इंपोर्ट के समय भी इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल होता है, और वो इंटीग्रेटेड टैक्स जो पेबल होता है वो कस्टम्स एक्ट के तहत पेबल होता है। सो इंटीग्रेटेड टैक्स का मीनिंग हम 3 जगह फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स सेक्शन 258 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो बोलता है कि इंटीग्रेटेड टैक्स मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड अंडर आईजीएसटी एक्ट। सो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, जो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत लेवी होता है वही आईजीएसटी है, सेक्शन 258 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये कहता है। दूसरा, चूंकि हम इंपोर्ट के समय भी आईजीएसटी पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि कस्टम्स एक्ट ने भी इंटीग्रेटेड टैक्स को डिफाइन कर रखा हो, बट द सिचुएशन इज नॉट दैट। कस्टम्स एक्ट 1962 और ना ही कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 टर्म इंटीग्रेटेड टैक्स को डिफाइन नहीं करते हैं। सो बोथ ऑफ देम डू नॉट डिफाइन इंटीग्रेटेड टैक्स। हाउएवर इंटीग्रेटेड टैक्स इज लेविड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट्स अंडर कस्टम्स एक्ट। सो चूंकि इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी एक्ट के तहत लगने वाला टैक्स है, सो लेट्स गो टू द लेवी सेक्शन ऑफ आईजीएसटी एक्ट कि लेवी किस पे है आईजीएसटी एक्ट में। सो सेक्शन 5 बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर, जो लेवी बताता है, और लेवी के लिए वो कहता है कि जो भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी उन पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। वैल्यू सेक्शन 15 ऑफ कस्टम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट यानी कि सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 15 है उसमें जो भी वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स है उस वैल्यू पे लगेगा, और रेट्स जो होगी वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, और उसका जो कलेक्शन होगा उसका तरीका भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ये 4 चीजें सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट पैरा के अंदर दी गई है। प्रोविजो है उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया की बात करता है। तो जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स कैसे लगेगा वो प्रोविजो बताता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 का, जो कहता है कि इट शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सो कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 3 जो है वहां पे उसकी लेवी कलेक्शन दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया आईजीएसटी एक्ट से निकाल के। वैल्यूएशन का भी बताया गया कि वैल्यू किस पे लगाओगे आप, जो कि उस एक्ट में वैल्यूएशन का प्रिंसिपल होगा। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में ही एक वैल्यूएशन का तरीका बताया जाएगा, उसी वैल्यू पे निकालोगे। कब टैक्स दोगे वो भी बताया गया, व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेविड। तो इंपोर्टेड गुड्स जो है उनके ऊपर जो ड्यूटी लगेगी वो लगेगी जब कस्टम्स की मेन ड्यूटीज लगती हैं उसी समय इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया जाएगा, और सेक्शन 12 के तहत लगाया जाए, क्योंकि कस्टम्स एक्ट का जो सेक्शन 12 है वो वहाँ का लेवी है। वो वहाँ पे लेवी बताता है कि कस्टम्स एक्ट में लेवी किस पे है, दैट इज अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट। सो बेसिकली इस लेवी सेक्शन आईजीएसटी एक्ट को पढ़ के हमको समझ में आ रहा है सिंपल कि कस्टम्स जो गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया है उन पर लेवी एंड कलेक्शन जो होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट होगा। वैल्यू भी वहीं पे डिटरमाइन होगी और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी वहीं पे डिटरमाइन होगा। सो विद दिस बैकग्राउंड, अब अगर हम आगे कस्टम्स एक्ट पे चलते हैं, चूंकि इंपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है, सो लेट्स गो टू द कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट में क्या प्रोविजंस है? सो कस्टम्स एक्ट सेज कि सेक्शन 12 लेवीज ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एट द रेट्स स्पेसिफाइड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सो सबसे पहले सेक्शन 12 हम पढ़ रहे हैं जो कि लेवी से रिलेटेड है कस्टम्स एक्ट में। वहाँ लेवी के ऊपर लिखा हुआ है कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लगेगी, जो भी कस्टम्स टैरिफ एक्ट में रेट स्पेसिफाइड है उनके ऊपर लगेगी। ड्यूटी ऑफ कस्टम्स का मतलब क्या है वो भी बताया गया है कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स वो है जो इस एक्ट में लगेगी। सो दोनों सेक्शन 215 एंड सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट दोनों इंटर रिलेटेड है। थर्ड, अब चूंकि हमको कस्टम्स टैरिफ एक्ट के तहत रेट स्पेसिफाई है
तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में जाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट जो है वो बताती है रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, और वो सेक्शन 2 के तहत स्पेसिफाई करी है। सेक्शन 2 जो है कस्टम्स टैरिफ एक्ट का, वो बताता है फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। वहां जो भी हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं उसको हम बेसिक कस्टम ड्यूटी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। और सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट है वो एडिशनल ड्यूटीज स्पेसिफाई करता है। एडिशनल ड्यूटी का मतलब भी उन्होंने बताया कि एडिशनल ड्यूटी मतलब नहीं बताया, इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स एंड अदर चार्जेस, कस्टम्स में एडिशनल ड्यूटी लगती है सेक्शन 3 में, और उन्हीं को हम सीवीडी, एसएडी, आजकल आईजीएसटी और सेस के नाम से बुलाते हैं। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स व्हिच आर सेट अप इन कस्टम्स एक्ट। नाउ अगेन रिपीटिंग, आई हैव रिप्रोड्यूस्ड दो सेक्शंस कि सेक्शन 3(1) और 3(3) जो एडिशनल ड्यूटी को गवर्न कर रहा है, सेक्शन 2 बेसिक कस्टम ड्यूटी को गवर्न कर रहा था, सेक्शन 3 एडिशनल ड्यूटी को गवर्न कर रहा था। वहां पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सेक्शन 3(1), 3(3) में लिख रखा है कि जो भी गुड्स इंपोर्ट होंगे इंडिया में उनमें एडिशनल ड्यूटी लगेगी विच इज इक्वल टू द ड्यूटी ऑफ एक्साइज जो इंडिया में उसी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने पे लगती है। सो दिस वाज सीवीडी। एसएडी जो थी वो सेक्शन 3(5) में थी कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स होंगे उन पर एडिशनल ड्यूटी लगेगी जो कि सेल्स टैक्स के बराबर होगी, वैट के बराबर होगी, लोकल टैक्सेस के बराबर होगी। सेक्शन 3(5) में उसे भी एडिशनल ड्यूटी कहा गया। और सेक्शन 3(7) जो जीएसटी की लॉ आने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें कहा गया कि जो भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे उन पे इन एडिशन इंटीग्रेटेड टैक्स भी लगेगा, जो कि सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लगता है, वैसे की वैसे ही लगेगा। सो बेसिकली सेक्शन 3(7) ऑफ कस्टम्स एक्ट हैज लिंक्ड टू सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, और वहां पे ये बताया गया कि सीधे सीधे लगेगा वो इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। अगर आप तीनों सेक्शंस की लैंग्वेज में डिफरेंस देखेंगे तो एक लैंग्वेज में बेसिक सा डिफरेंस लग रहा है कि वर्ड यूज किया गया है इन एडिशन, सेक्शन 3(1) की बात करें, बी लायबल टू ड्यूटी, ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी। ऐसे सेक्शन 3(5) में ड्यूटी एज वुड काउंटर बैलेंस दी सेल्स टैक्स और वैट और लोकल टैक्स। और तीसरा जो है वो है कि इन एडिशन बी लायबल टू इंटीग्रेटेड टैक्स। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। और इसी तरह से सेक्शन 3(9) है, वहां पे भी कंपनसेशन सेस की बात की गई है। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जीएसटी लॉ के आने के बाद सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है कि पहले जो एडिशनल ड्यूटी सीवीडी और एसईडी के नाम से लगती थी सेक्शन 3(1), 3(3) या 3(5) में, उनकी जगह पे एक तरह से आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस आ गया है सेक्शन 3(7), सेक्शन 3(9) ऑफ कस्टम्स एक्ट में। पर पुराने जो पर्टिकुलर सेक्शंस है उनको रिप्लेस नहीं किया गया है, वो सेक्शंस आज भी जिंदा है। 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5) सभी आज भी प्रेजेंट है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे लगती है अभी भी। तो उन सेक्शंस को जिंदा रखा गया। पर चूंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स अब जीएसटी के परव्यू में आ चुके हैं, तो 3(7) और 3(9) एक तरह से सीवीडी और एसईडी को रिप्लेस ही कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन व्हिच कम्स हियर इज दैट कि जो आईजीएसटी हमने सेक्शन 3(7) ऑफ कस्टम्स एक्ट में पे करी है, क्या उसे एडिशनल ड्यूटी कहा जा सकता है, या क्या वो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स कहलाई जाएगी, जो कि सेक्शन 215 में ड्यूटी डिफाइंड है, क्या वो कहलाई जाएगी? और दूसरा कि आईजीएसटी जो हमने इंपोर्ट पे गुड्स पे करा है वो फाइनली लगा कहाँ, उसकी लेवी कहाँ पे हुई? क्या वो लेवी आईजीएसटी एक्ट में हुई या फिर वो लेवी कस्टम्स एक्ट में हुई? सो दिस इज द क्वेश्चन। अब बिफोर आई प्रोसीड टू द डिस्कशन, अब सिंपल लग रहा है बट लेट्स टेक द व्यू ऑफ फ्यू पर्संस। अगर आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, लाइक सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि एडिशनल ड्यूटी कहलाई जाएगी या फिर आईजीएसटी सेपरेटली एडिशनल ड्यूटी नहीं कहलाई जाएगी। सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट कि इसमें क्या मतलब हो सकता है? यू कैन पुट योर व्यू पॉइंट इन चैट बॉक्स ओनली सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। विद द बैकग्राउंड व्हिच आई हैव टोल्ड यू कि जो आईजीएसटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स लगती है वो सेक्शन 3(7) में लगती है, और सेक्शन 3 पूरा के पूरा जो खुद है वो एडिशनल ड्यूटीज को एक्सप्लेन करता है, और वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट का हिस्सा है, यानी कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट के तहत ही है। सो बेसिकली जो हम आईजीएसटी इंपोर्ट पे कर रहे हैं अभी, वो एडिशनल ड्यूटी कहलाई जाएगी या फिर वो लेवी होती है आईजीएसटी एक्ट में या कस्टम्स एक्ट में? दोनों में से किस में लेवी हो रही है, वो एग्जैक्टली उसका लेवी क्या है? सो लेट अस प्रोसीड। तो आईजीएसटी एडिशनल ड्यूटी है या नहीं है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ड्यूटी का मतलब क्या है, क्योंकि वर्ड है वहां पे इंपॉर्टेंट है ड्यूटी। सो ड्यूटी कस्टम्स एक्ट में डिफाइन करी गई है, विच इज लेविएबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि कस्टम्स एक्ट के तहत ही जो लेवी हो रही है वही ड्यूटी है। और लेवी किस पे है वो सेक्शन 12 में बताया गया
कि ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स लगेगी उन रेट्स पे जो कि स्पेसिफाइड है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में या किसी और लॉ में. सो द ओनली these two sections are to be studied for the purpose of determining कि whether IGST कोई एडिशनल ड्यूटी है या IGST क्या है एग्जैक्टली. जो वर्ड उन्होंने यूज करा है सेक्शन 37 में कि जो भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे उन पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा. सो वो इंटीग्रेटेड टैक्स जो है यानी कि IGST जो है वो एडिशनल ड्यूटी है नहीं, उसको स्टडी करने के लिए हमें इन दो सेक्शंस को रेफर करना पड़ेगा. सो डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग इस पे बहुत ही अलग आई. एज अ लेमैन, एज एवरीवन, जो मैं भी पहले मैं समझता था, मेरे भी जितनी स्टडी थी वो यही समझता था कि भाई बेसिकली जो हम IGST पे कर रहे हैं वो कस्टम्स ड्यूटी नहीं हो सकती है, वो IGST एक इंटीग्रेटेड टैक्स है. बट डिपार्टमेंट ने अभी एक रिसेंटली एक लिटिगेशन में अपना बहुत ही अलग सा आर्ग्यूमेंट पेश करा और इनफैक्ट उस आर्ग्यूमेंट को डेवलप करते हुए उन्होंने कई जनों को नोटिस भी दे दिए जिसमें उन्होंने बहुत ही अजीब सी डिमांड करी. सो डिपार्टमेंट कहता है कि सेक्शन 12(1) ऑफ कस्टम्स एक्ट जो है वो बताता है कि ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स लेवी होंगी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. मैं इस डेफिनेशन को वापस दिखा रहा हूँ आपको कि इट शैल बी लेविड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. सो ये रॉ सेक्शन है, मतलब बेयर सेक्शन है. डिपार्टमेंट ने कंटेंशन दिया कि यार ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एक्ट में नहीं लग रही, वो GST एक्ट में भी लग सकती है और फिर भी उसको ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ही कहेंगे. चूंकि उसको ड्यूटी ऑफ कस्टम्स कहेंगे तो इसलिए हम उसको IGST नहीं कहेंगे. ये डिपार्टमेंट ने अपना व्यू पॉइंट रखा. सो उन्होंने कहा कि भले से जो इंटीग्रेटेड टैक्स लेवेबल है इंपोर्टेड गुड्स पे वो ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ही कहलाई जाएगी. अब इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए और जब लीगली पोजीशन को एनालाइज किया गया, रिसेंटली अभी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड दिल्ली सिस्टैट का केस है, उसमें इसको पूरा स्टडी करा गया कि ये एग्जैक्टली क्या चीज है. सो करेक्ट पोजीशन इज दैट कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जो है उसके आगे सेक्शन 12(1) में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ कस्टम्स शैल बी लेविड एट द रेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. यानी कि जो रेट है वो या तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में हो सकती है या फिर किसी दूसरे लॉ में हो सकती है. तो सिर्फ रेट वाला जो हिस्सा है लेवी तो कस्टम्स एक्ट में ही होगी, बट जो उसको रेट प्रिस्क्राइब करने का सेक्शन है या तो वो कस्टम्स जो एक्ट है वो या तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट हो सकता है या फिर अंडर एनी अदर लॉ हो सकता है. डिपार्टमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जो है वो एक्सटेंड करते हुए लेके गए कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स खुद कस्टम्स टैरिफ एक्ट में या फिर किसी और एक्ट में बताई जा सकती है. तो उन्होंने बोला कि IGST लग रहा हो भले से IGST एक्ट में, बट वो भी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एक तरह से इंपोर्टेड गुड्स पे जो हम पे कर रहे हैं. बट दिस कंटेंशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल ने कहा कि सिर्फ रेट्स की बात की गई है, आप ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जो वर्ड लिखा हुआ है इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. सिर्फ ये कहा गया कि जो रेट्स हैं दे में बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. तो यानी कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स खुद जो है वो सिर्फ सेक्शन 215 के अकॉर्डिंग जो इस पर्टिकुलर एक्ट में लग रही है कस्टम्स एक्ट में यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी वही कहलाई जाएगी. सो दूसरी सेक्शन 2 को रेफर करते होने का ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जो बेसिक कस्टम ड्यूटी रह जाएगी. अच्छा, एक और उन्होंने सेग्रीगेशन करा कि सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट ड्यूटी ऑफ कस्टम्स बताता है और जबकि सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स बताता है. सो एडिशनल ड्यूटी वर्ड सेक्शन 37 और 39 में यूज नहीं किया गया है. हालांकि सेक्शन 3 जो स्टार्टिंग होता है वो पूरा की पूरा स्टार्ट ही ऐसे होता है कि लेवी ऑफ एडिशनल ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज, वैट, सेल्स टैक्स एंड अदर चार्जेस वैट पेड. बट फिर भी उन्होंने कहा कि सेक्शन 37 और 39 जो कि IGST और कंपनसेशन सेस लगाते हैं इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, दे डू नॉट यूज द वर्ड एडिशनल ड्यूटी. और IGST जो है उसका मैकेनिज्म ही बताया गया कि IGST एक्ट में जो लिखा है प्रोविजन में सेक्शन 5 में कि इंपोर्टेड गुड्स पे IGST लेवी एंड कलेक्ट होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट. वहां पे उन्होंने सेग्रीगेट करा कि IGST की लेवी IGST एक्ट में है, सिर्फ कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट में बताया गया. सो दिस वाज मेड क्रिस्टल क्लियर दैट IGST इज नॉट ड्यूटी ऑफ कस्टम्स. इसको सपोर्ट करने के लिए काफी सारे केस लॉस पुराने भी यूज करे गए. जो लेटेस्ट जिस केस लॉ में डिस्कशन हुआ दैट वाज इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड वर्सेस कमीशन ऑफ कस्टम्स दिल्ली सिस्टैट. पुराने जो केस लॉस थे उनमें भी इस पे डिस्कशन हुआ और वहां पे भी यही बात पूरी सेटल्ड है कि ड्यूटी इज नॉट एडिशनल ड्यूटी. प्लस जैसे अभी आपने एक यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज का लेटेस्ट केस लॉ था 2019 में जो बहुत ही गेम चेंजिंग डिस्कशन बताया जा रहा है, डिसीजन बताया जा रहा है. उसमें भी ये बात करी गई है कि भाई एग्जेम्पशंस के लिए सारी ड्यूटीज अलग अलग है. एक्साइज ड्यूटी अलग है नेशनल, क्योंकि पुराने लॉस पे था जजमेंट. सो बेसिकली एक्साइज ड्यूटी हुई, नेशनल कंटिजेंसी कैलामिटी ड्यूटी हुई या फिर एजुकेशन सेस हुआ, ये सब अलग अलग है.
सो वहाँ पे डिस्कशन ये हुआ कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए एग्जामेशन आ गई, यानी कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी के लिए मान लीजिए एग्जामेशन दे दी गई है, तो इट डजंट मीन कि वो सब पे लगेगी। एनसीसीडी पे भी लग जाएगा, या मान लीजिए एक्स्ट्रा जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें अलग अलग है, अलग अलग एक्ट के तहत इनको लगाए जा रहे हैं, इसीलिए एग्जामेशन जो है वो अलग अलग रहेगी। और इसी तरह से सभी केस लॉज में ही सेटल की गई चीज की ड्यूटी एंड एडिशनल ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स दोनों अलग है। एक और मजेदारी वाली बात यह है कि अगर आपने आईजीएसटी या फिर जीएसटी लागू होने के बाद के नोटिफिकेशंस देखे हों, चाहे वो एग्जामेशन से रिलेटेड हो कस्टम्स के, उन सभी में उन्होंने वर्ड अलग अलग यूज करा है। हर नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में वैसे करते हैं कि भाई ड्यूटी ऑफ कस्टम्स कॉमा इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कंपनसेशन सेस। सो किसी भी नोटिफिकेशन में जहाँ पे वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वहाँ पे वो क्लियरली यूज कर रहे हैं कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स कॉमा इंटीग्रेटेड टैक्स एंड जो कंपनसेशन सेस है। सो ये भी एनालाइज करा गया सिस्टेट के द्वारा कि भाई सभी जजमेंट्स में, सभी जो आपकी नोटिफिकेशन है एग्जामेशन के हुए या पुराने कोई से भी हुए जिसमें जीएसटी के आने के बाद चेंज हुआ जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग, वहां पे हमने वर्ड इंटीग्रेटेड टैक्स बार बार अलग से यूज करा है। सो दैट इंटीग्रेटेड टैक्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, बिकॉज लॉ का इंटेंशन इसको ऐसा ट्रीट करना है ही नहीं। सो अभी जब डिपार्टमेंट्स अपन को इस तरह के चैलेंजेस पोज कर रहा है, जहाँ वो ये डिमांड कर रहा है कि आईजीएसटी इज इक्वल टू ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, और उसकी वजह से वो क्या डिमांड कर रहा है वो हमें समझना पड़ेगा कि एज्यूमिंग हम जो डिपार्टमेंट हमको नोटिस में दे रहा है कि आईजीएसटी आपका ड्यूटी ऑफ कस्टम्स है, तो हमसे ये बोल रहा है कि भाई आपने जो आईजीएसटी की इनपुट ले ली है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, वो गलत है। क्योंकि इनपुट का सेक्शन अगर जीएसटी एक्ट में देखेंगे तो इनपुट उसी की मिलती है जो आईजीएसटी हमने पे करा है, और आईजीएसटी का मतलब है जो आईजीएसटी एक्ट में ली हुई है। तो अगर मान लीजिए वो ड्यूटी ऑफ कस्टम्स हो गई तो आईजीएसटी एक्ट में तो लेवी हुई नहीं है, और अगर वो आईजीएसटी एक्ट में लेवी नहीं हुई है तो उस सिचुएशन में उसकी इनपुट आप ले नहीं सकते हैं। सो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स डिपार्टमेंट अब ढूंढ के निकाल के दे रहा है। और एक्सपोर्टर्स जो है स्पेसिफिकली जो गुड्स का इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्टर्स जो होते हैं मोस्टली जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं या एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में जो काम करते हैं, जिनका इंपोर्ट का काम बहुत फ्रीक्वेंट रहता है, अदरवाइज भी आजकल इंपोर्ट्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं। सो उन सब के लिए इनपुट को लेकर के रिकवरीज के नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं। सो ऑल दोज आर इनिशियल नोटिस, बट हाँ मेरी इस अंडरस्टैंडिंग है कि इनिशियल नोटिस को अगर प्रॉपर्ली रिप्लाई कर दिया जाए सो केसेस मोर और लेस वी गिव आवर व्यू कि हमारा एग्जैक्टली क्या अंडरस्टैंडिंग है, और इसी लेवल पे जो रिसर्च करी जाती है उस रिसर्च से ही हमारा केस आगे तक का क्या रहेगा वो बनके तैयार हो जाता है। सो दिस वाज कंक्लूडेड एंड आई होप अगर आप लोगों में से भी किसी के भी नोटिस इस तरह के आ रहे हो वो इस डायरेक्शन में जाके उनके रिप्लाई कर सकता है और ड्यूटी ऑफ कस्टम्स उसको डिनाई कर सकता है आईजीएसटी को। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय सेशन, दैट वाज whether GST, IGST under Customs Act and GST Act, is there any difference? Now, coming to the second part. So, before I start my second part, I have few figures. I have collected few figures जो मुझे obviously आप सब लोगों को भी पता ही है, न्यूज़ में इतने रोज आजकल आता ही है चीजें कि जीएसटी रिफंड का इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, इतना बड़ा रैकेट हो गया है, 500 एंटिटीज ने मिलकर इतने 600 करोड़ का रिफंड ले लिया। एंड डिपार्टमेंट या सीबीआईसी या गवर्नमेंट जो चाहती थी कि जीएसटी के अंदर सब फ्रॉड वगैरह कम हो, कम से कम हो, बट अगर देखा जाए तो हर साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। जो 17-18 में फ्रॉड के केसेस थे, 18-19 फाइनेंशियल ईयर में उसके मेनी फोल्ड्स हो गए हैं। 19-20 फाइनेंशियल ईयर में वो जो आंकड़ा था 18-19 का, वो 8-9 महीने में ही पार हो गया है। सो बेसिकली जीएसटी लॉ के जो लूप होल्स हैं उनको यूज करते हुए बहुत से लोगों ने बहुत से फ्रॉड्स ऑलरेडी कमेंट्स कर दिया है, और उसी का नतीजा है कि वो जो चंद लोग फ्रॉड करते हैं, जीएसटी रिफंड्स एरोनियस ले लेते हैं, और उसकी वजह से बहुत जो मास पॉपुलेशन है जो एक्चुअली सही काम कर रही है उसे हार्श प्रोविजंस का सामना करना पड़ता है। सो जीएसटी अथॉरिटीज ने जो फ्रॉड के केसेस निकाले उनके मद्देनजर रखते हुए सेकंड मीटिंग हुई, जो सेकंड स्टैंडिंग काउंसिल की मीटिंग थी, जीएसटी काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग जनवरी 2020 में। उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बात करी गई है। साफ साफ ये कहा गया कि भाई जिस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं उनको देखते हुए रिफंड के प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिटवीन जीएसटी डिपार्टमेंट, सब कुछ स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। रिफंड जो है बिलिंग का जो सिस्टम है उसको टोटल सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जैसे अभी जो ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन है वो आप देख रहे हैं धीरे धीरे फेज मैनर में सब पे लागू कर दिया जाएगा। प्लानिंग ये है कि 500 करोड़ पे स्टार्टिंग में करो, फिर 100 करोड़ पे और फिर 10 करोड़ पे, और फिर उसको पूरे पे इंप्लीमेंट कर दो, ताकि ई इनवॉइसिंग आने के बाद, इनफैक्ट फाइनेंस सेक्रेटरी ने तो अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट भी दिया कि अगर ई इनवॉइसिंग पूरी तरह से लागू हो गई तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चूंकि ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं थी जीएसटी लॉ में, इसलिए काफी सारे फ्रॉड्स हो रहे थे।
रिस्की प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन अगर आप लोगों के कुछ क्लाइंट्स के हुआ होगा, आई एम श्योर, एक्सपोर्टर क्लाइंट्स के, तो वो सभी चीजें इसी मद्देनजर करी गई थी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि भाई ये जो पर्टिकुलर रिफंड रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं कंटिन्यूसली और दिन प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे उस पर कर्व किया जाए, कैसे उसे कंट्रोल करा जाए। तो उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो डिपार्टमेंट है उसने फ्रॉड्स की कैटेगरी बनाई है कि भाई कैसे कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन करे हैं। तो नॉर्मल हम सब जानते हैं कि फ्रॉड जीएसटी में कैसे हो रहे हैं कि किसी ने मान लीजिए इनवॉइस परचेज के लिए मुझसे इनवॉइस तो ले लिया कम अमाउंट का और गुड्स ले लिए ज्यादा, या उल्टा कर लिया, गुड्स ले लिए कम, इनवॉइस ले लिए ज्यादा, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा चाहिए। या फिर मान लीजिए उसने कोई गुड्स तो रिसीव ही नहीं करे, सिर्फ इनवॉइस ले लिया। दूसरा कैटेगरी का फ्रॉड ये होता है कि जिसमें हमने एक्स पार्टी ने है उसने गुड्स तो सारे सेल कर दिए किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को और उतने ही अमाउंट का बिल उठा के दे दिया रजिस्टर्ड डीलर को, उससे नेगोशिएट कर लिया कि भाई मेरे को कमीशन दे देना और मैं ये पर्टिकुलर इनवॉइस जो है वो तुमको देता हूँ, सो दैट वो पूरा बोगस फेक इनवॉइस है, उसके बेसिस पे सामने वाला पर्सन इनपुट ले सकता है। अच्छा, वहाँ पे जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर भी सब दिखा दिया जाता है, बट स्टिल वो पर्टिकुलर इनवॉइस जो फेक इनवॉइस होता है। अच्छा, आप लोगों को एक और पॉइंट में बताऊं, जैसे अभी जो रिसेंटली डिपार्टमेंट के नोटिस आ रहे हैं फ्रॉड से रिलेटेड कि जीएसटी में आपने इनपुट गलत ले लिया है, वहाँ मजे की बात यह है कि सब कुछ सही है। जो ड्यू डिलिजेंस एज ए रिसिपेंट ऑफ गुड्स मुझे करनी होती है वो सब कुछ सही है। 2A में के अंदर डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, मतलब उस सामने वाली पार्टी का इनवॉइस भी आ रहा है, उसने 3B का स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है जिसमें उसने टैक्स पे करा है, बट स्टिल डिपार्टमेंट इज सेइंग कि भैया इनवॉइस फर्जी है, इसकी इनपुट आप रिवर्स करो। सो एज अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस मुझे क्या करना होगा, ऐसा कौन सा रॉबस्ट मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जिससे मैं इंश्योर कर सकूं कि मैंने जो इनपुट ली है वो फेक इनवॉइस की बेसिस पे नहीं है। दैट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट टॉपिक, बट यस, इस तरह की चीजें अब नोटिस के थ्रू डिपार्टमेंट अपने जो सर्च ऑपरेशन कर रहा है उसमें आने लग गई है। तीसरा फ्रॉड का बहुत बेसिक मैकेनिज्म है कि फेक फर्म बना ली, फेक इनवॉइस बना ली, कोई एंटिटीज है नहीं। सो अभी जो लेटेस्ट फ्रॉड निकले उनमें इन्हीं सब चीजों पे मद्देनजर रखते हुए समझ में यह आया कि रिफंड के प्रोविजंस बहुत ही अंधाधुंध तरीके से गलत फायदा उठाया जा रहा है, और उन सबको ध्यान में रखते हुए इश्यूज हम डिस्कस करेंगे कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं लेटेस्ट उन सबको ध्यान में रखते हुए। और अमेंडमेंट्स भी ऐसे समय पे हुए हैं जब कोविड टाइम है, आधी जो पॉपुलेशन है उसका ध्यान कोविड में है, बट ऐसा लग रहा है कि कोविड के पीछे से डिपार्टमेंट ने ऐसे अमेंडमेंट कर दिए हैं जो डिपार्टमेंट इमीडिएटली जानता है कि इमीडिएटली उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन लगेगी नहीं, बट हाँ बाद में एप्लीकेशन जब लगेगी तो एसएससी को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इश्यूज इन एलयूटी बेस्ड रिफंड्स। सो हम सब जानते हैं कि जो एक्सपोर्टर होते हैं सेक्शन 16 में दे आर अलाउड टू मेक एक्सपोर्ट्स आइदर अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स और अंडर एलयूटी। सो एलयूटी में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो रिसेंट अमेंडमेंट्स मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक बार रखे हैं सामने, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स सर्कुलर के थ्रू निकाले गए सारे, प्लस कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू। कि एक तो हम जब एलयूटी बेस्ड रिफंड्स के अंदर अप्लाई करते हैं, एनेक्चर भी भरते हैं जिसमें हम इन्वर्ट सप्लाईज की जानकारी देते हैं, उसमें अब HSN कोड डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ये बात थी कि 2A जो होगी, 2A के बेसिस पे आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा और जो इनवॉइस आपके एक्स्ट्रा आपके पास है उनकी कॉपी दे दो। बट अब डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि भाई वो जो एक्स्ट्रा इनवॉइस है वही सारा फ्रॉड रिफंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। सो दे हैव restricted the refund only for invoice which are appearing in 2A. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि 2A के अंदर कोई HSN कोड आता ही नहीं है। अगर आप 2A देखेंगे तो कोई HSN कोड नहीं आता है, बट अब उन्होंने बोल दिया कि रिफंड अगर आपको अप्लाई करना है तो एनेक्चर भी भरना पड़ेगा और एनेक्चर भी में आपको HSN कोड इन्वर्ट सप्लाईज का देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया गया। सो रिफंड 2A तक का है, वहां तक तो फिर भी समझ में आता है, बट ये जो HSN कोड भरने वाली इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। और इनफैक्ट ये सारा जो अमेंडमेंट हुआ है ये अभी मार्च 2020 में हुआ है, जिसके बाद जो रिफंड्स लगेंगे उन सब पे एप्लीकेबल है। तो अभी बस हम चूंकि कोविड के सिनेरियो में चल रहे थे, हमारे ऑफिसेज भी बंद थे, काफी काम स्लो चल रहा है, क्लाइंट्स भी काफी स्लो थे, सो रिफंड अप्लाई किसी ने कराया नहीं कराया, बट जैसे वो अप्लाई करेगा नए प्रोसेस के थ्रू ही हैज टू फेस दिस चैलेंज। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है वो किया गया वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। हम सब जानते हैं रूल 89(4) में ये बताया गया है कि भाई आपको जीएसटी में एक्सपोर्ट्स के केस में एलयूटी वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका रिफंड कैसे मिलेगा। वहाँ बताया गया कि जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई अपॉन टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। सो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई अभी तक हम वो ले रहे थे जो हम एक्चुअल एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, ठीक है, जितने रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा था वही हम कर रहे थे, बट अभी उस पर अमेंडमेंट करके उसको ये कर दिया गया कि या तो आपकी एक्चुअल सप्लाई, एक्चुअल जो जीरो रेटेड के लिए वो, या फिर आप सिमिलरली गुड्स
सिमिलरली प्लेस सप्लायर के द्वारा या खुद आप डोमेस्टिक मार्केट में जितने में आप उसको बेच रहे हो उसका 1.5 गुना। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 1000 रुपीज में, बट मैं वैसे की वैसे गुड्स अगर डोमेस्टिक मार्केट में कम वैल्यू पे बेच रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए 500 रुपये पे बेच रहा हूँ, तो 500 रुपये का 1.5 गुना हाईएस्ट, तो 1.5 गुना 500 रुपये का 750 रुपये हो गया। सो बेसिकली 750 रुपीज ही मेरी टर्नओवर की वैल्यू मान ली जाएगी, भले ही इसे मेरा एक्चुअल जीरो रेटेड सप्लाई जो मैंने करा है, जो एक्चुअल फॉरेन करेंसी में ला रहा हूँ 1000 रुपये हो, बट फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड मेरे जो वैल्यू है एक्सपोर्ट टर्नओवर की वो 1.5 गुना ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम सप्लायर और सिमिलरली प्लेस सप्लायर। अब वो सिमिलरली प्लेस सप्लायर कौन होगा वो भी आप ही बताएंगे, जो सप्लायर खुद डिक्लेयर करेगा कि हाँ ये मेरे से मिलता जुलता है, इसका आप कंसिडर कर सकते हो, बट उसका भी जो डोमेस्टिक वैल्यू का टर्नओवर है उसका 1.5 गुना ही हाईएस्ट आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड। सो वी ऑल नो कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके वैल्यूज बहुत ही अलग होते हैं। एक्सपोर्ट्स का जो मार्केट है, मैं अगर जयपुर स्पेसिफिक की बात करूं, हैंडीक्राफ्ट्स का मार्केट है, ज्वेलरी का मार्केट हुआ, या मान लीजिए आज की तारीख में टेक्सटाइल्स का मार्केट है, ग्रेनाइट्स का मार्केट है, जो स्टोन्स के मार्केट हुए। सो इन सब चीज़ों में जो बेसिकली वैल्यू होती है वो एक्सपोर्ट के केस में हमेशा प्रीमियम ही होती है, प्रीमियम प्राइस चार्ज करी जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक्सपोर्टर को भी उसी प्राइस पे बेच दिया जाएगा जो लोकल आदमी को बेचा जाए। तो अगर आज अपन रिसेंटली मतलब हैंडीक्राफ्ट के किसी भी बिग ब्रांड की बात करें, सो डेफिनेटली उनकी जो प्राइस बाहर बेचने की है वो इंडिया वालों को बेचने की नहीं होती है। अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम आपको जो बाहर बेचने वाले हो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे जो आप इंडिया में बेच रहे हो उसका 1.5 गुना हाईएस्ट आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर, और उसके अकॉर्डिंग रिफंड प्रोसेस कर देंगे। सो व्हाट इज दिस अमेंडमेंट एंड व्हाट द चैलेंजेस इट इज गोइंग टू गिव अस, दैट वी नीड टू सी। अब क्या होगा कि पहली बात, आपका जो अमाउंट ऑफ रिफंड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये तो तय है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर है वो कभी भी एक्सपोर्ट की जो गुड्स की वैल्यू होती है वो आप लोकल मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वो शायद चूंकि मार्केट से गवर्न प्राइसेस होती है, जैसे जो उनका मेन मार्केट है, इसीलिए उनकी जो प्राइसेस होती है वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी सेम होती है और इंडियन मार्केट में भी सेम होती है। बट जो हम जिस पर्टिकुलर क्लाइंट सेगमेंट में हम डील कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट मार्केट में हम बैठे हैं, हैंडीक्राफ्ट हुए, टेक्सटाइल्स हुए, एक्सपोर्टर्स हुए, स्टोन्स के, ज्वेलरी के, वहाँ ऐसा नहीं होता है। सो अमाउंट ऑफ रिफंड आपका रेस्ट्रिक्ट होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ टर्नओवर कम कर दी गई है। दूसरा, ऐसा रिफंड का अमाउंट अगर कम होगा तो चूंकि आपकी आईटीसी है वो अनलिक्विडेटेड हमेशा पड़ी रहेगी। डिपार्टमेंट शायद ये इंटेंड कर रहा है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम द थ्योरी की। एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि एक्सपोर्ट्स को हर तरह से हमें जीरो रेटेड रखना है, उन पर कोई टैक्स का बर्डन नहीं डालना है एक्सपोर्टर्स के ऊपर, फॉरेन करेंसी भी ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल आपके खाते में अनलिक्विडेटेड आईटीसी पड़ जाएगी, या फिर जो आईटीसी लिक्विडेट होगी इसको लिक्विडेट होने में समय लगेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अभी तक तो यही नहीं बताया गया कि लाइक गुड्स का मतलब क्या है। अगर आप वर्ड देखें तो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर। सो व्हाट आर लाइक गुड्स? नो क्लैरिटी। हु इज सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर? नो क्लैरिटी। सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर मैं यहाँ का लाऊं, जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर की अथॉरिटी को रिफंड लगा तो यहीं वाला ऑफिसर लेके यहीं वाला मेरा सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर लाऊं, या कोई दूसरा चेन्नई का उठा के लाऊं, कहाँ का लाऊं? नो आइडिया। और क्या मैं जो दूंगा उसको मान लेंगे एज इट इज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर की। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को अगर रिफंड सही नहीं लग रहा है तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो क्या मुझे सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर कहाँ का लाना है? लाइक गुड्स को मैं क्या कहूँगा? अगर मान लीजिए मैं 100% एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा तो कोई डोमेस्टिक बिक नहीं रहा, सो विच गुड्स आई एम गोइंग टू प्रेजेंट देम कि भाई ये देखो सिमिलर गुड्स हैं। और कोई कंपनी मान लीजिए एक्सक्लूसिवली कोई ऐसे गुड्स बना रही है जो सिर्फ वही बनाती है, बाकी लोग बनाते नहीं है, या फिर उसमें कोई ऐसी एक्सपर्टीज लगी हुई है जो उनके गुड्स में होती है बट दूसरे गुड्स में नहीं होती है। सो ये बहुत सारी चीजें आएंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर है ही नहीं मार्केट में, तो अच्छा जो सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर है वो किस वैल्यू पे बेच रहा है उसका मुझे क्या करना है? वो मुझे क्यों बताएगा? पहली बात तो ये कि वो मुझे देगा क्योंकि भाई मेरे देखो मैं डोमेस्टिक में इतने में बेच रहा हूँ, आप अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जस्टिफाई कर दो कि इसका 1.5 गुना दे दे। सो ये सब चैलेंजेस सप्लायर के ऊपर रखे गए, एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम करने वाले पर रखे गए, और ये सारी चीजें एक्सपोर्टर्स के लिए एलयूटी बेस्ड रिफंड में जो अप्लाई करने वाले रिफंड आफ्टर मार्च 2020 सारे चैलेंजेस पेश करने वाली है, क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट्स अभी लेटेस्ट हुए हैं मार्च 2020 में, और इनके ऊपर कोई रिफंड्स एप्लीकेशन ज्यादा डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचे। इनफैक्ट क्लाइंट्स आर नाउ इन द प्रोसेस टू शिफ्ट टू आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स। वो एलयूटी बेस्ड रिफंड्स में जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इतनी माथाफोड़ी अगर हो जाएगी
तो वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट चेंज जिसकी वजह से चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा आप सबको पता होगा अभी डिपार्टमेंट के रिफंड्स की ऑडिट चल रही है। एसजीएसटी डिपार्टमेंट सीएजी ऑडिट करवा रहा है अपने, मतलब ऑब्वियसली उनके सीएजी के रिफंड्स की ऑडिट चल रही है। सेकेंडली जो आईजीएसटी के रिफंड्स हैं उनकी भी ऑडिट चल रही है। सो अब जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं, इनिशियली हम लोगों ने रिफंड्स ले लिए, जल्दी जल्दी प्रोसेस हो गए, प्रेशर था डिपार्टमेंट के ऊपर कि भाई रिफंड रिलीज करो। जीएसटी जब लॉन्च हुआ था जुलाई 17 के बाद काफी सारे रिफंड्स प्रोसेस नहीं हो रहे थे, फिर नवंबर में सर्कुलर आए थे, ऐसा उनको एकदम इजी प्रोसेस कर दिया गया था, मैनुअल प्रोसेस इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो उस समय रिफंड तो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोसेस हो गए क्योंकि डिपार्टमेंट वॉज अंडर प्रेशर, गवर्नमेंट वॉज अंडर प्रेशर, फंड स्टक थे। अब जब उनकी ऑडिट हो रही है तो उसमें इश्यूज निकल रहे हैं और वो इश्यूज इतने बड़े बड़े निकाल रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरा जो असेसी है उसको एक तरह से 2-3 साल के ब्याज का नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट डिपार्टमेंट तो केस ऐसा बनाया था कि आपने गलती करी है, आपने फ्रॉड करा है, आपने इंटेंशनल रिफंड गलत क्लेम करा है। सो दे आर नॉट ओनली जस्ट आस्किंग टू पे द इंटरेस्ट, दे आर आस्किंग टू पे द पेनल्टी ऑल्सो। सो वन ऑफ दोज चैलेंजेस आर कि ड्रॉबैक जो जुलाई अगस्त सितंबर 2017 के महीने थे उसमें ड्रॉबैक पुराने रूल के अकॉर्डिंग हायर रेट और लोअर रेट पे मिलता था। सो ये इशू सिर्फ उन शुरू के 3 महीनों का ही है जब एसएससी ने ड्रॉबैक हायर रेट पे क्लेम कर लिया और इनपुट जीएसटी का भी रिफंड लिया। सो जीएसटी लॉ में एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने हायर ड्रॉबैक पे क्लेम करा है, सेंट्रल टैक्सेस का हायर ड्रॉबैक लिया है, तो आप जीएसटी का रिफंड नहीं ले सकते हैं। सो कुछ एसएससी जैसे थे जिन्होंने रिफंड लगाया, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इनपुट के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने दे भी दिया और ड्रॉबैक हायर क्लेम भी कर रखा था उन्होंने। अभी तक कोई नहीं था बट अब ऑडिट में इशू निकल के आ गया। सो दे आर रीडिमांडिंग। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि नॉट जस्ट जीएसटी, जो मतलब सीजीएसटी का रिफंड दो वापस, वो कह रहे हैं आईजीएसटी का भी रिफंड दो। जो आपने रिफंड क्लेम करा होगा पहले जुलाई से सितंबर के पीरियड का 2017, वो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 3 हेड में हो सकता है। सो एसजीएसटी वो वापस नहीं मांग रहे बट वो सीजीएसटी और आईजीएसटी पूरा मांग रहे हैं। सो वेदर टेक्निकली दे कैन आस्क अस टू पे द आईजीएसटी बैक व्हेन वी हैव क्लेम्ड द हायर ड्रॉबैक। तीसरा चैलेंज डिपार्टमेंट अभी नया पोस्ट कर रहा है और ये इनफैक्ट हमको भी डिस्कस करना चाहिए कि भाई कैपिटल गुड्स के रिफंड, कई जनों ने क्या किया उसमें रिफंड की शीट के अंदर सारे बिल लगा दिए, कैपिटल गुड्स का रिफंड भी आ गया, वो डिपार्टमेंट वापस मांग रहा है। अच्छा, और फ्यूचर में जो कैपिटल गुड्स का रिफंड है उसका क्या स्टेटस है, लीगली क्या पोजीशन है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। फ्रॉड्यूलेंट क्लेम ऑफ आईटीसी हो गए हैं इम्प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे, क्योंकि टैक्स इनवॉइस प्रॉपर नहीं थे। अब उस समय तो टैक्स इनवॉइस पे किसी ने ध्यान दिया नहीं, अब ऑडिट में निकल के आ रहा है कि सब ये तो टैक्स इनवॉइस एज पर रूल्स ऑफ जीएसटी नहीं है, तो इफ इम्प्रॉपर टैक्स इनवॉइस है इसीलिए इस पर्टिकुलर रिफंड को रिजेक्ट करा जाए। अब ये सब जीएसटी में इनिशियली टीथिंग ट्रबल्स थे, कोई भी वेंडर ऐसा कोई इमीडिएटली आपको इतना प्रॉपर इनवॉइस नहीं दे रहा था। डिपार्टमेंट ने उस समय बात समझ ली बट ऑडिट अथॉरिटीज आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस कंटेंशन। और एक और इशू निकल के आ रहा है कि भाई जो रिफंड मिलेगा वो जीएसटी में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर जो ली जा रही थी पुराने टाइम में, वो एफओबी वैल्यू ली जाएगी या टैक्स इनवॉइस पे मैंने जो दिखाई है वो ली जाएगी। आप जानते होंगे शिपिंग बिल पे एफओबी वैल्यू डिक्लेयर करी जाती है और टैक्स इनवॉइस जो होता है वो हम जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू सप्लाई निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स इनवॉइस बनता है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या लिया जाएगा, एफओबी वैल्यू या टैक्स इनवॉइस की वैल्यू। इन पे टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं बट इन सबको समझने से पहले इन सबके आंसर्स हमारे सिर्फ एक सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 से निकल सकते हैं अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, किसी भी प्रकार की अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड ले सकता है। फिर एक प्रोविजन डाला गया दैट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शिल बी अलाउड इन केसेस अदर देन। सो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा सिर्फ इन केसेस में, एक तो जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जिसे हम एलयूटी वाले कहते हैं, और दूसरा जहां पे क्रेडिट एक्यूमुलेट हुई है बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एक प्रोविजन एक और ऐड किया गया कि इन्वर्टेड ड्यूटी जो रिफंड है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो एक और कैटेगरी में नहीं मिलेगा जब सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ने ड्रॉबैक क्लेम करा है सेंट्रल टैक्सेस का या फिर उसने आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करा है, आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स के लिए। सो ये दीज प्रिंसिपल्स आर प्रीटी मच क्लियर टू अस बट इन्हीं प्रिंसिपल्स के पीछे जो मैंने क्वेश्चंस पोज किए हैं उनके आंसर छुपे हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल गुड्स वाले केस के लिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम सब जानते हैं कि आईजीएसटी जीएसटी का रिफंड जो 89(4) रूल में लिया जाता है उस 89(4) रूल में एलयूटी में जो अपन रिफंड लेते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि आईटीसी का मतलब है नेट आईटीसी मींस इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो हमने टैक्स पे करा है। सो वहाँ उन्होंने सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज वर्ड यूज करा है बट व्हेन वी सी द सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिफंड ऑफ
any unutilized input tax credit. So रिफंड क्लेम किया जा सकता है किसी भी अनयूटिलाइज आईटीसी का, और आईटीसी का जो मतलब है वो साफ साफ बताता है सेक्शन 262 और 263 कि आईटीसी मींस सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे पे कर रहे हैं. सो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई सेक्शन में. सेक्शन क्लियर बोल रहा है कि आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा. अनयूटिलाइज आईटीसी मतलब है कि जो हमने गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी पे कराए. और कैपिटल गुड्स की भी डेफिनेशन आप देखेंगे टू सेक्शन 219 में, तो खुद ही बोलता है कैपिटल गुड्स मींस गुड्स. सो कैपिटल गुड्स आर पार्ट ऑफ गुड्स ओनली, और गुड्स और सर्विसेज जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं उसी को अनयूटिलाइज आईटीसी कहते हैं. तो रूल के द्वारा ऐसी रेस्ट्रिक्शन डाल देना इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, और रूल 89(4) जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटीज सेक्शन 54 को कॉन्ट्रावेन कर रहा है. सो इसके लिए अभी रिसेंटली जजमेंट आया है वीकेसी फुटस्टेप्स का जजमेंट है व्हिच वाज ऑल्दो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बट उसमें जो डिस्कशंस हुए हैं जब आप उनको पढ़ेंगे यू विल फाइंड कि यही क्लियर कट एक्सप्लेनेशन वहां पे भी आ रहा है कि unutilized ITC includes all kind of ITC which you have paid on goods and services. और डिपार्टमेंट ने अपना जो रूल मतलब रूल को लागू करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, दैट इज एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ delegated powers. So this is one of the argument which can be posted before the authorities, which should be taken care, which should be taken as representation before the authorities कि कैपिटल गुड्स का जो रिफंड है वो एलयूटी वाले केस में भी मिले. आप सब जानते होंगे कि 9610 जो रूल है, 96 रूल जो है जिसमें आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स का रिफंड मिलता है, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कैपिटल गुड्स के रिफंड को लेने की. सो मोस्ट ऑफ द एसएससीज ने यही किया कि उन्होंने एलयूटी वाले रिफंड को ऑप्शन को छोड़ा, आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स पे शिफ्ट हुए. वहां पे कस्टम से रिफंड ऑटोमेटिक आ रहा है, वहां कुछ पूछते नहीं है कि भाई आपका रिफंड जो है वो इनपुट्स का है, इनपुट सर्विसेज का है, कैपिटल गुड्स का. अल्टीमेटली जीएसटी तो मैंने वहीं पे करा है, बट वो इजिली पे कर रहे हैं. सो एक तरफ 89(4) है जहाँ पे आपने कैपिटल गुड्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, और एक तरफ 96 है जहाँ पे आपने कोई रेस्ट्रिक्शन डाले नहीं है. सो दिस इज इनइक्वालिटी बिफोर लॉ. सो ऑन दोज ग्राउंड्स ऑल्सो कैपिटल गुड्स का रिफंड जो है वो अलाउ होना चाहिए एलयूटी मॉडल के अंदर भी. प्लस सेक्शन 54 कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा है. सो डेफिनेटली दिस मैटर इज ऑलरेडी अंडर डिस्कशन एट वेरियस जुडिशियल फोरम्स. काफी सारे कोर्ट्स के अंदर इसकी अगेंस्ट में रिट लगी हुई है. सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम. बट हाँ, जब हम अपना रिफंड क्लेम दाखिल कर रहे हैं वी कैन पुट दिस पॉइंट, वी कैन इंक्लूड कैपिटल गुड्स एंड वी मे रिजॉर्ट टू अ लिटिगेशन मॉडल जहाँ पे अगर अल्टीमेटली विच आर फेयर प्रोबेबिलिटीज की जजमेंट अपने फेवर में आते हैं तो हमें बाद में इसका बेनिफिट मिल सकता है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर ड्रॉबैक का. सो हायर ड्रॉबैक को लेकर के डिपार्टमेंट इन दिनों बहुत नोटिस इशू कर रहा है कि भाई आपके ऑडिट में पता चल रहा है, सीएजी ऑडिट हुई हमारी, उसमें पता चलता है कि साहब आपने शुरू के 3 महीने जुलाई के सितंबर में हायर ड्रॉबैक पे रिफंड क्लेम करा था और आपने इधर से जीएसटी के पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले लिया है, तो आप जीएसटी का रिफंड वापस दो पूरा की पूरा. नाउ जितने भी केसेस मैंने ऐसे डील करे हैं सभी में जो मुझे कॉमन बात समझ में आई वो यही कि हायर ड्रॉबैक का अमाउंट अगर मैं ले भी लेता हूँ तो अगर वो 30,000 रुपए हायर ड्रॉबैक मेरे पास आया है, जीएसटी का रिफंड हमेशा 1 लाख रुपए हो रहा है. मतलब जीएसटी का रिफंड इन ऑल केसेस ज्यादा ही है. हायर ड्रॉबैक का अमाउंट बहुत छोटा सा होता है बट जीएसटी का रिफंड बहुत बड़ा हो जाता है. तो वो ये कह रहे हैं कि आपने 30,000 रुपए चूंकि ले लिए हायर ड्रॉबैक पे, तो आप 1 लाख रुपए छोड़ दो पूरे, और 1 लाख रुपए जो ले लिए हैं आपने गलती से डिपार्टमेंट से, उसको विद ब्याज जमा कराओ और पेनल्टी और जमा कराओ, क्योंकि आपने चला के कराया. सब आपको पता था ये रूल, आपने चला के कराया. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस हायर ड्रॉबैक डिस्कशन we all should be aware of we should all revise कि अमित कॉटन इंडस्ट्रीज वाला जो केस था गुजरात हाई कोर्ट का, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियर ही कर दिया था कि भाई आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट जो है रूल 96 के तहत जो करे जाते हैं, जिसका रिफंड क्लेम करा जाता है, वो आपको अलाउड होंगे इवन इफ यू हैव क्लेम्ड हायर ड्रॉबैक. वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन रूल 96(4) जिसमें रिफंड को रोका जा सके. तो उन्होंने वहाँ एकदम क्लियर कर दिया, और इस पर और भी जजमेंट्स काफी सारे आ चुके हैं जहाँ क्लियर है कि आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हायर ड्रॉबैक क्लेम करा है आपने शुरू के 3 महीने में तो भी आपको आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स का पूरा रिफंड मिलेगा, क्योंकि रूल 96(4) में कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है उस ऐसे रिफंड को रोकने की. और कस्टम्स ने जो एक सर्कुलर निकाल के उसको रोकने की कोशिश करी थी वो सर्कुलर एक्ट के अगेंस्ट में. अब हम बात करें अनयूटिलाइज आईटीसी की. तो अनयूटिलाइज आईटीसी के चूंकि जीएसटी डिपार्टमेंट वालों की सीएजी ऑडिट चल रही है, वहाँ पे इश्यूज निकल रहे हैं, तो वहाँ पे हम अगर ध्यान से देखिए तो रेस्ट्रिक्शन क्या है. रेस्ट्रिक्शन है कि no refund of input tax credit shall be allowed if supplier of goods or services or both avails drawback in respect of central tax. So बात सिर्फ सेंट्रल टैक्स की है, बट जो डिपार्टमेंट अभी नोटिस दे रहा है वो ना सिर्फ सेंट्रल टैक्स मांग रहा है, वो इंटीग्रेटेड टैक्स भी मांग रहा है. एसजीएसटी अलाउ कर रहे हैं बट सीजीएसटी और आईजीएसटी वो पूरा की पूरा मांग रहे हैं. सो माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि सेंट्रल टैक्स का मतलब सिर्फ सीजीएसटी है जो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लगता है,
इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब सिर्फ आईजीएसटी है जो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लगता है, और जो रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 54(3) में दी गई है वो सिर्फ ये दी गई है कि अगर आपने ड्रॉबैक सेंट्रल के टैक्सेस के लाए। और जीएसटी एक्ट को भी आप बार बार पढ़ेंगे, जितनी जगह भी आप पढ़ेंगे, तो अगर सेंट्रल टैक्स का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स होता तो दोनों टर्म्स अलग अलग नहीं होते। बार बार अलग अलग तरह से यूज किया गया कि भाई सेंट्रल टैक्स अलग है, इंटीग्रेटेड टैक्स अलग है, स्टेट टैक्स अलग है। सो बेसिकली द डिपार्टमेंट इज आस्किंग फॉर आईजीएसटी। वो तो आप डेफिनेटली क्लियरली चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आईजीएसटी तो आप मांग नहीं सकते वापस। दे आर सेइंग व्हाट दे आर सेइंग कि भाई आईजीएसटी इज मिक्सचर ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बट दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट। वो एक मोडस हो सकता है कलेक्ट करने का टैक्स को कि भाई सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी, सारा भारत सरकार के पास जाएगा, फिर भारत सरकार उसको राज्यों को बांटेगी। दैट कैन ओनली बी अ मोडस, बट व्हेन वी गो टू द डेफिनेशन, व्हेन वी गो टू द लेवी, सेंट्रल टैक्स मींस ओनली सीजीएसटी। तो और अगर ऐसा होता कि दोनों टैक्स अगर ऐसे मोडस कॉमन होकर और सीजीएसटी और आईजीएसटी बराबर होते तो फिर नोटिफिकेशंस भी अलग अलग नहीं आते। आज अगर हम देखें तो जो नोटिफिकेशन सीजीएसटी में आता है रेट से रिलेटेड, वो एज इट इज आईजीएसटी में भी आता है। So why there is a need of separate notification if you are saying that both are same? So both are not same, and drawback is restricted. Drawback of central tax अगर हमने लिया है, CGST का drawback लिया है, तो ही उस केस में हमको ITC का रिफंड रुकता है। So अभी जो अपने पास नोटिस आ रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप ड्रॉबैक, आपने हायर ड्रॉबैक ले लिया तो आप CGST और IGST पूरा दो। वहां पे हम IGST को तो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं कि IGST तो पेबल नहीं है। अब बात करते हैं CGST की। CGST हमने वापस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सो दिस शुड बी टेकन एज द बेस। एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई ड्रॉबैक हमने कितना क्लेम करा, हमने सेंट्रल के टैक्सेस का रिफंड कितना क्लेम करा। उन दोनों को कंपैरिजन करके अगर हमको समझ में ये आ रहा है कि भाई सेंट्रल के टैक्सेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हमने सेंट्रल टैक्सेस को वापस मतलब रिफंड को वापस सरकार को ब्याज समेत देना नुकसानदायक हो जाएगा, तो उस केस में एक ऑप्शन ये तलाशा जा सकता है कि हायर ड्रॉबैक जो हमने क्लेम करा था और लोअर ड्रॉबैक जो उस समय एप्लीकेबल था, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम सरकार को, कस्टम्स डिपार्टमेंट को चालान अप्रूव करवा के वहां से एप्लीकेशन के थ्रू शिपिंग बिल्स में चेंज कर अमेंडमेंट करा एप्लीकेशन लगा के और डिपार्टमेंट को वापस वो अगर पैसा जमा करा देते हैं। डिफरेंशियल ड्रॉबैक जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि लोअर ड्रॉबैक के केस में सब कुछ अलाउड था। अगर लोअर ड्रॉबैक क्लेम करा था तो आप जीएसटी का पूरा रिफंड ले सकते थे, बट हायर ड्रॉबैक क्लेम करा है तो आप सीजीएसटी का रिफंड नहीं ले सकते। सो वन ऑप्शन कैन बी कि आपने जो वो पर्टिकुलर डिफरेंशियल ड्रॉबैक था हायर और माइनस लोअर, उसको वापस से जमा करा दे कस्टम्स डिपार्टमेंट को, जिससे कि आपका सेंट्रल टैक्सेस सीजीएसटी का जो पूरा रिफंड है वो पूरा का पूरा सिक्योर हो जाए। बट दिस कॉल शुड बी टेकन ओनली आफ्टर पुटिंग द कैलकुलेशंस ऑन एक्सेल शीट कि भाई एग्जैक्टली कितना हमारा डिफरेंस बैठ रहा है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही आता है कि हमेशा हर केस में डिफरेंशियल ड्रॉबैक को रिवर्स करना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, इवन विद इंटरेस्ट दैट अमाउंट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू सीजीएसटी का रिफंड। इसके ऊपर और भी थ्योरीज है जो लगती हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो हमने जुलाई और सितंबर में माल बेचा था वो माल एक्चुअली पुराना खरीदा हुआ था, तो हमने उस पर कोई पर्टिकुलरली हमने उस पर कोई जीएसटी का टैक्स ही पे नहीं करा था, वो हमने खरीदा ही जीएसटी से पहले था। सो बेसिकली इस थ्योरी को मैं बोलता हूँ स्टॉक थ्योरी, कि भाई स्टॉक आपका ऐसा है कि आपने जो जुलाई और सितंबर में माल बेचा है जिसपे आपने अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर रहे हो, वो माल आपने खरीदा था, उस समय आपने कोई आईजीएसटी दी नहीं थी, वो सारा पुराना परचेज है। या मान लीजिए उस पर जो मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स खरीदे सब पुराने हैं। सो वो भी एक आर्ग्यूमेंट रखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि भाई सेंट्रल के टैक्सेस का जो ड्रॉबैक जो रिफंड है वो हमको पूरी तरह से अलाउड है। बट even though if you don't want to enter into litigation, a simple thing can be that you pay the drawback back along with interest। 15% का इंटरेस्ट लगता है और अपना जो सीजीएसटी का रिफंड है वो पूरा सिक्योर कर सकते हैं एज अगेंस्ट डिपार्टमेंट विच इज आस्किंग कि पूरा सीजीएसटी का रिफंड वापस करो प्लस आईजीएसटी का भी वापस करो। सो दिस कैन बी अडॉप्टेड इन दोज केसेस। और अक्टूबर 2017 के बाद ड्रॉबैक का प्रोसेस पूरा लोअर ड्रॉबैक और हायर ड्रॉबैक का प्रोसेस ही खत्म हो गया। सो दैट चैलेंज इज नॉट प्रेजेंट इन दी टुडे सिनेरियो नाउ। आज की तारीख में तो आप सारा रिफंड ले सकते हैं प्लस ड्रॉबैक भी ले सकते हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो निकल के आता है कि अभी और भी नोटिस डिपार्टमेंट के आ रहे हैं कि भाई आपने जो रिफंड लिया है आईजीएसटी एलयूटी के केस में 89(4) में, वहां पे एक्सपोर्ट टर्नओवर की वैल्यू जो आपने रखी जो आपने टैक्स इनवॉइस पे चार्ज करी थी, बट डिपार्टमेंट ने शिपिंग बिल भी देखे आपके साथ के साथ, तो उन्होंने कहा यार एफओबी वैल्यू तो उसकी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिपिंग बिल के अंदर जो वैल्यू थी उसको कम डिक्लेयर कर रखा है, मतलब नॉट इंटेंशनली, बट जैसे टैक्स इनवॉइस अगर मान लीजिए बना एड फ्रेट एड इंश्योरेंस सब जोड़ जाड़ के टैक्स इनवॉइस 10,000 का बना, तो शिपिंग बिल के अंदर जो एफओबी वैल्यू जा रही थी वो कहीं कुछ कम हो रही थी, मतलब 9,000 भी हो रही थी, या फिर मान लीजिए कुछ कहीं केसेस में 100% सेम भी थी। बट ये सब शुरू के इश्यूज थे जहाँ पे
एफओबी वैल्यू में और टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था। सो डिपार्टमेंट ने ये नोटिस निकालना जारी कर दिया है कि भाई आपने उस समय जो रिफंड ले लिया जीएसटी का, वहां पे आपने टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो लिखा, आपने जब रिफंड क्लेम करते उस समय 89(4) में, वहां पे आपने क्या किया, पूरे टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूड कर ले। और हमको उस केस में सर्कुलर भी डिपार्टमेंट ने जारी किया था जिसमें उन्होंने क्लियर कट बोला, जो इनफैक्ट लेटेस्ट सर्कुलर है 18 नवंबर 2019 का, जिसमें भी उन्होंने क्लियर कट बोला है कि अगर दोनों में वेरिएशन पाया जाता है तो जो लोअर वैल्यू है वो मानी जाएगी। यानी कि मान लीजिए मेरे एक पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 1000 रुपए, एफओबी वैल्यू अगर आ रही है मेरी अगर 900 रुपए, तो वो कह रहे हैं कि 900 रुपए को हम आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर मान लेंगे। सो दिस इज लाइक सर्कुलर ऐसा जारी कर दिया गया जो बिल्कुल ही लॉ के अगेंस्ट में है, इनफैक्ट रूल के अगेंस्ट में है। वो तो मैं इनफैक्ट सेक्शन तक तो पहुंचने की जरूरत नहीं है, रूल के ही अगेंस्ट में बैठ रहा है वो। रूल 89(4) अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जो मुझे रिफंड क्लेम करते समय लिखना है। पुराने सिनेरियोज में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो में तो वो भी चेंज हो गया, 1.5 गुना तक आ गया, बट पुराने सिनेरियोज में बात करें तो वहाँ लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। सो उसने ये बोला कि जो भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का वैल्यू होगा वो माना जाएगा। अच्छा, वैल्यू की अगर अपन बात करें तो आईजीएसटी एक्ट में वैल्यूएशन का कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, बट वो बोलता है कि सीजीएसटी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो एज इट इज आईजीएसटी एक्ट में लगेंगे। तो मीनिंग देयर बाय कि आईजीएसटी एक्ट में वैल्यूएशन जो होगा जीरो रेटेड सप्लाई का वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस ऑल चार्जेस। सो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग निकलेगी, और सेक्शन 15 जो भी इंक्लूड करने को कहता है हमको, सारे चार्जेस एंड एवरीथिंग, वो ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज माय वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। एंड डिपार्टमेंट कैन नॉट से कि भाई जो आपने एफओबी वहां पे कम दिखा दी है, विच इज नॉट इवन बाय माय मिस्टेक, वो मैं जानता हूँ 100 मतलब 90% केसेस में दोज आर ऑल मिस्टेक्स डन बाय सीएचए। असेसीज ने नहीं करी वो मिस्टेक, सीएचए ने उसको गलत तरीके से कुछ एफओबी वैल्यू शिपिंग बिल के अंदर गलत डाल दी। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, चूंकि वो एक गलती थी, मैंने जीएसटी रिटर्न के अंदर बकायदा सही वैल्यू दिखाई है, 3B के अंदर पूरा टैक्स इनवॉइस का सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू दिखाई है, जीएसटी R1 सही भरी है, जस्ट बिकॉज मेरा शिपिंग बिल में एरर है, तो शिपिंग बिल के एरर के कारण जीएसटी का पूरा रिफंड उस पर्टिकुलर एफओबी वैल्यू पर निकालना या लोअर पर निकालना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सेक्शन जो पर्टिकुलर जो सर्कुलर इसके लिए जारी किया गया 125/2019, और पहले भी था इनफैक्ट 2017 से सेम सर्कुलर चल रहा है, which is asking to process the refund on lower of FOB or taxable value, and it is giving the directions to the department people कि भैया आप verify करो और जो दोनों में से कम है उस पर आप refund process करो, is absolutely wrong and ultra vires this rules as well as section. In fact, काफी सारे केस लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट का रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज का केस लॉ है कि सर्कुलर कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते हैं जो रिफंड के अमाउंट को कर्टेल कर दे। सो रिफंड की जो अमाउंट है, जो एलिजिबिलिटी है, वो सेक्शन से ही आती है। सर्कुलर सिर्फ ऐसा प्रोसेस प्रिस्क्राइब करता है जो उसको क्लैरिफाई करे। उसको सर्कुलर के द्वारा आप इतना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है कि आपने जो लॉ में नहीं लिखा आपने उसके अगेंस्ट में कुछ बात कर दी, जो रूल में नहीं लिखा आपने उसके अगेंस्ट में कर दिया। रूल में लिख रहा है कि आपको टर्नओवर ऑफ वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई है जो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग लिख ली, और सर्कुलर में आप कह रहे हैं कि लोअर ऑफ एफओबी या फिर टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रिफंड। दिस इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट। सो असेसीज हैं वो इन नोटिस के इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर अभी डिमांड भी निकल रही है, नोटिस भी जारी करे जा रहे हैं, प्लस उनको ब्याज समेत रिफंड वापस करने की बात करी जा रही है। Now these were the issues which were present in LUT based refunds, और likely issue जो मैंने डिस्कस करे which you are going to face in LUT based refunds because of amendments in those things। उसी तरह से जो हमने IGST पेड एक्सपोर्ट्स करे हैं उस पे भी इश्यूज अभी निकल रहे हैं, और उनमें जो इश्यूज हैं वो थोड़े और सीवियर हैं एज कम्पेयर टू IGST, एज कम्पेयर टू LUT बेस्ड रिफंड्स। यहाँ जो इश्यूज हैं IGST पेड एक्सपोर्ट्स में रूल 96 में जो हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो और भी सीवियर है। सो उसको स्टडी करने के लिए मैं सिंपल आई अंडरस्टैंड कि आप सबको रूल 96 के बाकी सारे प्रोविजंस पता है, सो आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द रेस्ट्रिक्शंस व्हिच सेज कि रूल 96(10) में IGST का रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपने इन्हीं किन्हीं 4 नोटिफिकेशंस का बेनिफिट लिया है। तो अब वो 4 नोटिफिकेशंस उन्होंने बताया कि आपने कोई ऐसी परचेज करी है जिसमें मर्चेंट एक्सपोर्ट का बेनिफिट लियो, या डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लियो, या 78/2017 कस्टम्स जो EOU पे एप्लीकेबल है, और 79/2017 जो कि EPCG और एडवांस ऑपरेशन पे है, जिसमें लिखा हुआ है EOU और EPCG के लिए कि भाई वो परचेज करते समय चाहे तो IGST ना पे करें। IGST से एक तरह से उनको छूट दी गई है अप टू 31 मार्च 2021। BCD से छूट मिलती है उनको, IGST से भी छूट दी गई है। सो अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इन चारों में से किसी भी नोटिफिकेशन का
बेनिफिट लिया है तो आप आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट किसका मतलब किस पीरियड में लिया है, कब लिया है, कहाँ लिया है, ये कुछ नहीं लिखा उन्होंने। सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है कि आपने इन 4 नोटिफिकेशन का बेनिफिट लिया है तो आप आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते हैं। अब ये आपने बेनिफिट चाहे जुलाई 17 में लिया हो, चाहे आज लिया हो, चाहे कल लिया हो, उससे उनको मतलब नहीं। टाइम पीरियड इज नॉट एट ऑल स्पेसिफाइड। सो डिपार्टमेंट इसमें क्या चैलेंजेस पेश कर रहा है कि भाई डेटा निकाल रहा है आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स का आईसी कोड डाल के, और ये डिमांड जो है कस्टम से आ रही है। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट, दे आर कमिंग फ्रॉम कस्टम्स डिपार्टमेंट। कस्टम्स डिपार्टमेंट सिंपली देखता है कि ठीक है, इस बंदे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पे इंपोर्ट का डेटा देखो। इंपोर्ट में इसने कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री होगी जिसमें इसने आईजीएसटी की छूट ली होगी, आईजीएसटी की छूट ले ली तो इसका मतलब लाइफ टाइम एलिजिबल हो गया फॉर मेकिंग रिफंड्स, फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड क्लेमिंग रिफंड अंडर रूल 96। सो वेरी सिंपल थ्योरी। और वो नोटिस में इतना धड़ल्ले से लिख के दे रहे हैं कि भाई आपने देखो वो एक पर्टिकुलर परचेज करी है जिसमें आपने आईजीएसटी की छूट ली थी, वो आईजीएसटी की छूट थी 1000 रुपए की, और आप लाइफ टाइम जो रिफंड लिया अपना सब वापस दो 9610 में। सो एक्सॉर्बिटेंट डिमांड, इन एक्सॉर्बिटेंट डिमांड्स के वॉल्यूम आप देखेंगे 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसे अमाउंट के वो आईजीएसटी जितना भी रिफंड लिया आज तक वो सारा के सारा वापस मांग रहे हैं। सो रूल 9610 को रेफर करते हैं बिकॉज रूल 9610 मल्टीपल टाइम पे अमेंड हुआ, बट 9 अक्टूबर 2018 के बाद से इसमें यही प्रोविजन चल रहे हैं। अच्छा, एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया अभी रिसेंटली मार्च 2020 में, जिसमें कहा गया कि इन नोटिफिकेशन का बेनिफिट्स, ये जो पर्टिकुलर 4 नोटिफिकेशन का बेनिफिट है, क्योंकि इन नोटिफिकेशंस में बेसिक कस्टम ड्यूटी का भी किसी नोटिफिकेशन बेनिफिट मिलता है, जो 78 और 79/2017 है, उसमें कस्टम ड्यूटी का भी बेनिफिट मिलता है। तो उसमें ये बोला कि अगर आपने आईजीएसटी पे कर दिया था और कस्टम ड्यूटी की छूट ली थी तो इन बेनिफिट इस नोटिफिकेशन की नॉन कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ने परचेज करते समय बेसिक कस्टम ड्यूटी की तो छूट ले ली और उसने सोचा कि चलो आईजीएसटी में पे कर देता हूँ, तो उस केस में वो आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स कर सकता है और रिफंड ले सकता है। ये इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ में आई बात कि नोटिफिकेशन का बेनिफिट अवेल करा हुआ नहीं माना जाएगा जहां पे आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस पेड है और बीसीडी की छूट ली गई है। तो ओनली 2 नोटिफिकेशन 78 एंड 79 उनके रेफरेंस में ही ये रिलेवेंट है। अब एक तो बड़ा चैलेंज ये है कि भाई 48/2017 और 40/2017 जो मर्चेंट एक्सपोर्ट्स 0.1% वाले और डीम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सेप्शन के तौर पे कैपिटल गुड्स अंडर एपीसीजी जो हम खरीदते हैं उनको छूट दी गई थी बीच में, बट मर्चेंट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन बहुत सारे ट्रेड में। नॉर्मली जो एक्सपोर्टर होता है उसके एक ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाता है जो मर्चेंट एक्सपोर्ट कैटेगरी के होते हैं, 0.1% में ले लेता है और फिर आगे शिपिंग बिल में जो सप्लायर होता है उसका पूरा रेफरेंस डाल के और एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम कर लेता है आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स का। सो दे आर क्वेश्चनिंग द एंटायर रिफंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्टर। सो इनको कैसे अपन रिप्लाई करें? अच्छा, ऐसे नोटिस फिर भी कम आ रहे हैं, बट जो कस्टम्स के थ्रू नोटिस आ रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस है, करोड़ों की डिमांड है। वहां पे जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं वहां पे मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है कि आप उस पर जो पर्टिकुलर रूल 9610 की रेस्ट्रिक्शन है इसको स्टॉक के रेफरेंस में पढ़े। ये जो पर्टिकुलर माल था मर्चेंट एक्सपोर्ट वाला 0.1% वाला, उसको मैंने कैसे एक्सपोर्ट करा है। हमको इस तरह से अपना सबमिशन पेश करना चाहिए कि हमने उसको जो एक्सपोर्ट करा वो हमने एलयूटी में करा, बाकी जो हमारा नॉर्मल ट्रेड था वो पूरा के पूरा हमारा आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स हो सकता है। प्लस इस पे इनफैक्ट ये चर्चा भी चल रही है कोर्ट्स में, भी रिट्स भी लगी हुई है कि भाई ये जो रेस्ट्रिक्शन है, आज अगर मान लीजिए 2017 में किसी ने गलती से मर्चेंट एक्सपोर्ट का एक ट्रांजेक्शन कर लिया था 2018 में, तो क्या वो जिंदगी भर के लिए बाहर हो गया कि वो आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता अगर उसने मर्चेंट एक्सपोर्ट पे कोई परचेज कर ली तो। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी आर ऑलरेडी अंडर डिस्कशन विद हायर फोरम्स कोर्ट्स, एंड जो असेसी है उसको भी इसका प्रॉपरली रिप्लाई देना चाहिए। बिकॉज व्हाट आई हैव कम टू नो कि कई एसएससीज ने इसकी कस्टम्स के जो प्रेशर होते हैं वो जब सर्च टाइप के ऑपरेशन करने आते हैं और फिर आपसे वो डिमांड निकालते हैं और फिर वो अंडर प्रेशर देना पड़ जाता है, और जीएसटी में अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट करने का इतना सॉलिड सिस्टम है नहीं अभी। सो बेसिकली हो ये रहा है कि वो पे भी कर रहे हैं गलती से बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ सर्च का जो डर है उसकी वजह से वो पे भी कर रहे हैं, एंड देन एट द एंड जब वो बाद में उसको एनालाइज कर रहे हैं सो दे आर इन द मिडल ऑफ रॉन्ग प्रोसेस। सो बेसिकली हमको ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से इसका रिप्लाई देना चाहिए, एंड इन डिमांड्स को पहले स्टडी करने के बाद नोटिस पे ना जाए, स्टडी करें व्हाट इज योर केस, व्हाट आर योर फैक्ट्स, एंड देन प्रिपेयर योर रिप्लाई। 78/2017 और 79/2017 जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और एपीसीजी यूनिट्स के ऊपर लागू होते हैं वो ये कहते हैं कि इंपोर्ट करते समय आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी की छूट मिल जाएगी अप टू 31st। बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लाइफ टाइम है, बट आईजीएसटी ओनली 31st मार्च 2021 तक है अभी एज ऑफ नाउ। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या क्वेश्चन रेज करा है,
उन्होंने रेज करा कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सो बेसिकली अगर हम एक बार ध्यान से समझे कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज नई कहानी क्या है, सो जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, सो इंपोर्ट के समय हमको ना सिर्फ बीसीडी पे करनी होती है, एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज के नाम से एक और सरचार्ज होता है जो पे करना होता है, फिर इन दोनों पे जोड़ के आईजीएसटी लगती है। सो एक्सप्लेनेशन जो ऐड करा गया रूल 9610 में, वो करा गया कि इन नोटिफिकेशन का बेनिफिट अवेल नहीं माना जाएगा अगर आपने आईजीएसटी पे कर रखी है, कंपनसेशन सेस पे कर रखा है और बीसीडी की एग्जाम्पशन लिए तो। ठीक है, होता है ये एग्जैक्टली कि जब भी कोई भी इंपोर्ट होता है तो जैसे आप बीसीडी एग्जाम डालोगे, इमीडिएटली सोशल वेलफेयर सरचार्ज बाय डिफॉल्ट एग्जाम हो जाता है। मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय सिस्टम ही है, एसएससी की गलती नहीं है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय ही सिस्टम है कि बीसीडी की छूट हो जाएगी तो एसडब्ल्यूएस ऑटोमेटिकली छूट हो जाएगा। जबकि एक्सप्लेनेशन टू रूल 9610 में डाला गया कि आपने एग्जाम्शन लिए सिर्फ बीसीडी की। तो मीनिंग देयर बाय एसएससी को करना ये था शायद कि उसको सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी पे करना था और आईजीएसटी तो पे करेगा था, बट बीसीडी की सिर्फ वो छूट ले सकता था और फिर वो रूल 9610 में आराम से एक्सपोर्ट कर सकता था ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकता था। अब आप सब लोग जानते होंगे कि एसडब्ल्यूएस सोशल वेलफेयर सरचार्ज से पहले भी दूसरे सेस लगते थे, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, कोई दूसरे सेस जो थे वो सब लगते थे, तब भी यही होता था। सालों से यही होता हुआ आ रहा है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जैसे छूट होती है वैसे इमीडिएटली बाकी सारे टैक्सेस जो उससे उसके ऊपर जो लगने वाले सरचार्ज और सेस है वो भी छूट हो जाती है। इनकम टैक्स में भी सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो सरचार्ज होते हैं वो मेन टैक्स के ऊपर ही होते हैं। तो अगर टैक्स की छूट है तो सरचार्ज भी छूट है, सेस भी छूट है। बट जीएसटी में ऐसा सोशल वेलफेयर सरचार्ज को लेकर के डिपार्टमेंट ने डिमांडें बनाना स्टार्ट कर दिया है कस्टम्स वालों ने कि आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट ली है, कोई बात नहीं, आपने आईजीएसटी भी पे करा है, बहुत अच्छी बात है, बट आपने सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे नहीं करा, इसीलिए आपने जो रूल 9610 है उसका कर दिया वायलेशन और आप सारा की सारा रिफंड वापस करो आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स का विद ब्याज। बहुत बड़े बड़े फिगर है। सो बेसिकली यहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी का हिस्सा है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन हो गया। सो सोशल वेलफेयर सरचार्ज की अगर हम बात करें, ये कंट्रोवर्सी आई बिकॉज ऑफ जजमेंट ऑफ यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2019 दिसंबर में जजमेंट आया था। 2019 दिसंबर में जो जजमेंट आया ये पर्टिकुलरली था एक एक्साइज ड्यूटी के रेफरेंस में, जिसमें कहा गया कि भाई एक्साइज ड्यूटी है उसमें एक पर्टिकुलर एसएससी को छूट मिल रही है, इट डज नॉट मीन कि उसको एनसीसीडी या जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज होती है या जो दूसरे सेसेस होते हैं उनसे भी छूट मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि भाई अगर उन पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो सारे लेवी किए जाते हैं अगर आप जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही लेवी करा जाता है, बट जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज हुए या फिर जो एजुकेशन सेस हुए थे या फिर जो सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो हुए जो कस्टम्स में लेवी होते हैं उन सबके अलग एक्ट पास होते हैं। फाइनेंस एक्ट 2004, फाइनेंस एक्ट 2007, फाइनेंस एक्ट 2015। सो ये सारों के अलग फाइनेंस एक्ट हैं और एक्साइज ड्यूटी को लगाने वाला जो एक्ट है वो अलग एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट था। सो यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज वाले केस में कहा कि भाई आपने चूंकि एग्जेम्पशन जो थी वो सिर्फ आपको बेसिक एक्साइज ड्यूटी से दी गई थी, ना कि बाकी सब में। बाकी सब जो है वो अलग अलग एक्ट से कवर हो रहे हैं, फाइनेंस एक्ट से। तो उन्होंने कहा कि आपको फाइनेंस एक्ट में भी अलग से छूट देनी पड़ेगी। जब तक उनमें कोई एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, ये नहीं माना जा सकता कि वो छूट है। सो इस थ्योरी को अपनाते हुए डिपार्टमेंट ने इंटरनल एक सर्कुलर लॉन्च करा अमंग्स देयर ऑफिसर्स। अच्छा, यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज में एक और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है पुरानी रिकवरीज को पुश मत करो, बट जो अब आगे का है ध्यान रखो। सो डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर को लॉन्च किया बेस्ड ऑन यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज। सर्कुलर में साफ साफ लिखा गया है कि ये पुराने एक्ट के रेफरेंस में था, बट आज के एक्ट में अगर हम समझें तो हम बीसीटी लेते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेते हैं और आईजीएसटी लेते हैं। सो उन्होंने क्लियर करा कि जैसे एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एजुकेशन सेस के लिए अलग से एग्जाम्पशन नहीं थी, उसी तरह से सोशल वेलफेयर सरचार्ज के लिए भी अलग से एग्जाम्पशन नहीं है और इसको बीसीटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। यानी कि एसएससी को, रजिस्टर्ड पर्सन को पर इंपोर्ट करते समय बीसीडी भी देनी थी, बीसीडी की छूट होती, उस सिर्फ बीसीडी की छूट रह सकती थी, बट सोशल वेलफेयर सरचार्ज उसको पे करना था और आईजीएसटी उसको पे करना था और रूल 9610 में वो फिर एक्सपोर्ट करके, रूल 96 में एक्सपोर्ट करके वो रिफंड क्लेम कर सकता था। सो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है कस्टम्स डिपार्टमेंट का, वो इंफॉर्मेशन आईसी कोड के बेसिस पे सारी फेच कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, रूल 9610 का वायलेशन दिखा रहे हैं और आपसे पूरा के पूरा आईजीएसटी रिफंड वापस मांग रहे हैं। सो दीज नोटिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड वेरी प्रॉपरली। आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज अगर मान लीजिए मैं पे करूँ, जो मेरा आज तक नहीं पे करा मैंने, वो ब्याज समेत पे करूँ तो वो कितना बनता है।
ऑप्शन 1 कैन बी आप आईजीएसटी पूरा जमा करा दे वापस, बट वो जमा कराने के बाद आपको वापस कैसे मिलेगा, वो एक सोल्यूशन इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन कैन बी कि आपने बिल ऑफ एंट्रीज को रीअसेस करा ले। बिल ऑफ एंट्रीज जो ही आप रीअसेस करेंगे तो आप वहाँ पे ही बोलेंगे कि हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे करने को रेडी हैं और बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट चलने दो, और आईजीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कहीं केसेस ऐसे हैं जिन्होंने आईजीएसटी भी पे नहीं करा आज तक। वो केसेस तो और भी खतरनाक हुए हैं क्योंकि उन्होंने आईजीएसटी का रिफंड एक तरफ 20 करोड़ 25 करोड़ का ले लिया है। तो आज अगर वो निकाल रहे हैं कि भाई हम सपोज कि हमने जो एग्जाम्पशंस ली थी इनको हम छोड़ दें, हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज और आईजीएसटी पे कर दें, तो वो अमाउंट उससे भी ज्यादा आ रहा है, जितना उन्होंने परचेज करा है वो उससे भी ज्यादा निकल के आ रहा है। So this is a very critical situation for the SSEs, and those who have paid IGST, they are on imports, they are in a little safe position as compared to those who have paid nothing and made exports on payment of IGST. So इसमें भी एक कॉन्शियस कॉल लुकिंग टू द फिगर्स लेना चाहिए कि हमको एग्जाम्पशन छोड़नी है या फिर हम आईजीएसटी का रिफंड वापस करना है, और अगर हम आईजीएसटी का रिफंड वापस कर रहे हैं तो फिर हम उस रिफंड को वापस कैसे क्लेम करेंगे, ये भी हमें देखना रहेगा। तीसरी जो समस्या चल रही है बेसिकली आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स में, वो है रिस्की प्रोफाइल्स। सो व्हाट इज दिस रिस्की प्रोफाइल व्हिच व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था मेरे ओपनिंग कमेंट्स में कि बहुत सारे प्रोफाइल आइडेंटिफाई किए गए, डिपार्टमेंट ने ढूंढे कि रिफंड लोगों ने फ्रॉड क्लेम कर लिए हैं, रिफंड फ्रॉड क्लेम करने के चक्कर में काफ़ी सारा नए स्टेप्स लगाए गए। सो स्टेप्स वर लाइक कि आपके रिफंड को रोका जाएगा, प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, और उसी में एक स्टेप था रिस्की प्रोफाइल। सो 131/1/2020 जीएसटी का सर्कुलर है। उस जीएसटी के सर्कुलर को लागू किया गया 13 तारीख को। उस सर्कुलर में कहा गया कि अब एक्सपोर्टर्स को रिफंड ऐसे नहीं मिलेगा। जो एक्सपोर्टर्स उनके खुद के डिपार्टमेंट के पैरामीटर्स में रिस्की हैं, उनका रिस्की प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनका पूरा चेक करा जाएगा, एक तरह से उनकी जेन्युइननेस को वेरीफाई करा जाएगा कि भाई एक्चुअली में एक्सपोर्टर है नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्टर है ही नहीं, डमी फर्म खुली हुई है, एक्सपोर्ट कर रहा है, रिफंड ले रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं। सो उन्होंने जो प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई करी उनको उन्होंने नाम दिया रिस्की प्रोफाइल, और उन्होंने कहा कि भाई रिस्की प्रोफाइल जो है उनको पूरी तरह से ढूंढा जाए, मतलब उनको आइडेंटिफाई करा जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका एक पूरा ग्राउंड लेवल पे चेकिंग करी जाए। डिपार्टमेंट की बकायदा उसमें चेकलिस्ट है, एक एनेक्शर ए भी उस सर्कुलर के साथ अटैच है, और उसको करने के बाद अगर पाया जाता है कि हाँ सब सही है, तो फिर उसका पर्टिकुलर पर्सन का जो रिफंड है वो रिलीज करा जाए। सो रिस्की प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन अगर किसी के एक्सपोर्टर का हो गया है तो उसको पता होगा कि इसमें होता क्या है। सो व्हाट हैपेंस कि जैसे ही कोई रिस्की प्रोफाइल आइडेंटिफाई होता है तो इमीडिएटली उसका जो आईजीएसटी का रिफंड है, कस्टम्स डिपार्टमेंट से जो आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स कर रहा है, उसका रिफंड इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है, इमीडिएट इफेक्ट से। और दूसरा उसके ऊपर बर्डन ये आ जाता है कि उसके जो भी कंसाइनमेंट्स हैं वो 100% वेरीफाई होते हैं। सो अभी तक जो डिपार्टमेंट जा रहा था वो धीरे धीरे मूव हो रहा था सेल्फ सीलिंग पे। सेल्फ सीलिंग पे क्या था कि पहले वो कस्टम्स का ऑफिसर आके सीलिंग करता था जीएसटी से पहले अपनी फैक्ट्री में आके, फिर वो कंटेनर मूव होता था। तो डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट करा, बोला कि ठीक है चलो हम आपको गलत नहीं मान रहे, आप सेल्फ सीलिंग पे आओ। तो सेल्फ सीलिंग भी इम्प्लीमेंट कर दी गई। अब सेल्फ सीलिंग में होता है कि एसएससी खुद ही पूरे अपने कंटेनर को अपनी फैक्ट्री से सील करके भेजता है, कोई कस्टम्स ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है, और वो जो पर्टिकुलर कंटेनर होता है वो बहुत ही केस टू केस बेसिस में रीओपन कराया जाता है पोर्ट पे, और फिर उसको एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया जाता है। वरना नॉर्मली स्मूथ फ्लो चलता रहेगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको रिस्की प्रोफाइल कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर लिया गया तो उस केस में आपके जितने भी कंटेनर एक्सपोर्ट होंगे उस दिन के बाद से सभी का 100% एग्जामिनेशन होगा, प्लस आपका आईजीएसटी रिफंड सस्पेंडेड रहेगा जब तक आपका ये प्रोफाइल नॉर्मल प्रोफाइल नहीं बनता है। तो सो द चैलेंज हियर वाज दैट कि रिस्की प्रोफाइल डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करे, जनवरी से अभी तक कर रहा है, बट यहाँ पे एक सर्कुलर में क्लियर कट टाइमलाइन दी हुई है। उस टाइमलाइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि रूल आपको 14 डेज के अंदर डिपार्टमेंट को पूरा आइडेंटिफिकेशन करना है, और अगर 1 महीने के अंदर टोटल प्रोसेस क्लियर नहीं हो पाता, मतलब 14 डेज के बाद तो एसएससी एस्केलेट कर सकता है, एस्केलेशन के बाद भी अगर प्रोसेस क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने बोला कि हाईएस्ट आपका जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, उसके बाद वो रिपोर्ट्स अपने सीनियर को भेजता है, जो भी करता है वो, तो वो सारा प्रोसेस खत्म होने में टोटल 1 महीना लगना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में एसएससी का जो रिफंड है वो 1 महीने से ऊपर सस्पेंडेड नहीं रहेगा। सो दिस इज दी सर्कुलर, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। तो रियलिटी में बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है जो मुझे समझ में आई है। रिस्की प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन बहुत स्लो है,
आईजीएसटी रिफंड एसएससी के सस्पेंड हो जाते हैं, वहाँ उसको समझ में नहीं आता, बट जैसे उसका 100% कंटेनर का एग्जामिनेशन होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन टफ हो जाती है, क्योंकि 100% एग्जामिनेशन जब कंटेनर का होगा और वो भी हर कंटेनर का, तो आप समझ लीजिए कंटेनर पूरा यहाँ से पैक होकर जाएगा और वहाँ जाके पूरा वापस खुलेगा, और वहाँ जाके वापस खुलने का मतलब है कि पूरा खुल गया, उसको रीपैक करना आपकी कॉस्ट है, टाइम है, पोर्ट के चार्जेस अलग लगते हैं क्योंकि दिन बढ़ जाते हैं। नॉर्मली वो कंटेनर अगर जाता तो कल तक निकल जाता, क्लियर भी हो जाता, बट जैसे वो रिस्की प्रोफाइल वाले एसएससी आप बन गए हैं, तो आपके कंटेनर को 100% एग्जामिनेशन किया जाएगा, विच विल नॉट ओनली इंक्रीज योर कॉस्ट, रीपैकिंग कॉस्ट, बट ऑल्सो दी पोर्ट कॉस्ट, जो पोर्ट पर अलग अलग चार्जेस लगते हैं। सेकेंडली, आईजीएसटी रिफंड सस्पेंड हो रहे हैं, वो भी एक बार को अगर टॉलरेट हो, अगर वो विद इन अ मंथ ही सब काम हो जाए तो, बट डिपार्टमेंट की तरफ से टाइमलाइंस को फॉलो नहीं करा जा रहा है। डिपार्टमेंट जो हमने भी इनफैक्ट केसेस करे हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं, 14 डेज की टाइमलाइन निकल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे 14 वर्किंग डेज भी नहीं है। अच्छी बात यह कि 14 वर्किंग डेज होते तो डिपार्टमेंट को और थोड़ा वहाँ पे लिवरेज मिल जाता है कि ठीक है यार 14 वर्किंग डेज है, सो वी कैन टेक सम टाइम, बट यहाँ पे सीधे सीधे 14 डेज है। तो एसएससी के एंड से हमारा भी ये कहना था कि 14 डेज मतलब 14 डेज, और आपने अभी तक इसको क्लियर नहीं करा है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट आप जुडिशल ऑफिसर की बातों में ना आए, क्योंकि जुडिशल ऑफिसर आपको यही बिल्कुल बातें करेगा सारी कि सर ये तो अभी हम कर देंगे, कल तक आपका क्लियर हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा। इनफैक्ट आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं, डिपॉजिट देम विद द प्रॉपर रिसीविंग, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट ही आपके लिए बेस है और वो एक्नॉलेजमेंट ही आपके काम आएगी। केसेस हमारे ऐसे भी हुए हैं जिसमें उन्होंने एक्नॉलेजमेंट ले लिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे ले लिए, और फिर जब हमने एस्केलेशन करे 14 दिन खत्म होने के बाद, तो उन्होंने ये रीजन बताया कि साहब आपने एस्केलेशन कर दिया बट आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आए थे। सो whatever they have to do, whatever they are supposed to do, they have to do it in 14 days only. 14 दिन कंप्लीट डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद उनको ये करना है। तो 14 दिन आप बिल्कुल फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जब आप जमा करा रहे हैं नेक्स्ट ए के साथ, अच्छा डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे वो भी बहुत बल्क है, सो यू कैन स्मार्टली थिंक कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप इमीडिएटली दे सकते हो। आइडियली आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने चाहिए, बट अ कॉल कैन बी टेकन लुकिंग टू द ऑफिसर कि भाई कैसे इसको चलाना है। सो 14 डेज की टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें, क्योंकि ये टाइमलाइन अगर एक बार ऊपर निकलती है, और हम कई बार ऐसा होता है कि एस्केलेशन में नहीं जाना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है यार ऑफिसर है, कल को कुछ और कर देगा। इनफैक्ट ऑफिसर्स बात भी इसी तरह से करते हैं। मजे की बात तो है कि रिफंड लेने आप जब जाएंगे तो ऑफिसर्स बात ही ऐसे करते हैं कि सब अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन ऊपर हो जाएगा, 2 दिन ऊपर हो जाएगा। बट चूंकि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस कंप्यूटराइज नहीं है, ये इसकी प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन प्लस इसका क्लैरिफिकेशन, दिस इज ऑल मैनुअल। डिपार्टमेंट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग एंड रिफंड्स आर सस्पेंडेड फॉर मंथ एंड मंथ्स। इनफैक्ट अगर मैं आगे बात करूं तो एस्केलेशन के बाद प्रोफाइल क्लेरिफिकेशन भी हो गया, बट देन अगेन जो उनको फाइनल रिपोर्ट यहाँ से भेजनी थी कस्टम्स वालों को कि हाँ भाई ये प्रोफाइल सही पाई गई है और उसको आप छोड़ दो, अब रिस्की का टैग हटा दो, सो वहां पे भी इतनी स्लो प्रोसेस है कि वो आईजीएसटी क्लैरिफाई होते होते आपका 100% एग्जामिनेशन खत्म होते होते 2 महीने लग जाते हैं। सो यू नीड टू पुश योरसेल्फ, पुश द क्लाइंट, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, लेटर एक्सचेंज के थ्रू इस प्रोसेस को पूरा आगे बढ़ाइए। एस्केलेशन प्रोसेस सर्कुलर में ही बहुत ढंग से दिया हुआ है, 131/1/2020, उसको बहुत रिगोरसली फॉलो करें। डोंट वरी अबाउट द ऑफिसर। इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स के अलावा खुद फैक्ट्री विजिट भी कर सकता है, प्रीमाइसेस भी विजिट कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग यू कि आप जेन्युइन एक्सपोर्टर हैं या नहीं है। सो इफ एनीथिंग हैज टू बी डन विद इन टाइम फ्रेम ओनली। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि इन सब प्रोफाइल के जहाँ पे भी आईजीएसटी रिफंड जिन लोगों के सस्पेंड चल रहे हैं, मे बी, अच्छा एक और यहाँ पे मैं आपको बस एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि कई कई केसेस में ऐसा है कि आईजीएसटी रिफंड सस्पेंड चल रहा है बट उन्हें ही नहीं पता कि हमारा क्यों चल रहा है। सो जस्ट लुक एट दी पोर्टफोलियो फॉर क्लाइंट। अगर उनके आईजीएसटी रिफंड्स कुछ दिनों से होल्ड चल रहे हैं, इनफैक्ट 13 अक्टूबर 2020 के बाद से होल्ड चल रहे हैं या बीच में आ रहे हैं जा रहे टाइप्स हो रहा है, सो जस्ट राइट देम अ लेटर, क्योंकि इनको प्रोसेस करने का एक टाइमलाइन है और कई बार डिपार्टमेंट इंटीमेशन तक नहीं दे रहा है कि आप रिस्की प्रोफाइल आइडेंटिफाई हुआ है, क्योंकि उनके पास भी प्रेशर है। एक एक डिवीजन के अंदर कम से कम 10-10 आदमियों को रिस्की प्रोफाइल आइडेंटिफाई किया गया। सो और ऑल आर एक्सपोर्टर्स, सो जस्ट मेक श्योर दैट your client is safe enough, and if the IGSTs are suspended, we should visit the jurisdictional officer, try to find out the reason and follow the due process. Now third are those refunds which are inverted duty structure refunds. So inverted duty structure के refunds हमेशा से चैलेंजिंग रहे हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था कस्टम से, बट जीएसटी में जब ये कॉन्सेप्ट आया शुरू में थोड़ा सा टफ टू अंडरस्टैंड था,
एलयूटी बेस्ड रिफंड्स, आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स के रिफंड बहुत इजीली चल रहे थे, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जो रिफंड्स थे वो थोड़े से टफ चल रहे थे। टाइम टू टाइम इस पे क्लैरिफिकेशंस भी आए, टाइम टू टाइम इस पे डिपार्टमेंट ने भी अपनी काफी हेल्प करी, हाउ टू कैलकुलेट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस हियर? तो सबसे पहले कोर चैलेंज है रिफंड ऑफ इनपुट सर्विसेज, क्योंकि हम अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड का फॉर्मूला देखेंगे 89(5) में प्रिस्क्राइब्ड है, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है नेट आईटीसी मींस इनपुट्स, इनपुट्स के ऊपर जो आईटीसी है वही नेट आईटीसी है। तो वहां पे जो वर्ड यूज करा गया है वो क्या गया कि रिफंड जो है वहां पे आप फॉर्मूले के अंदर जो नेट आईटीसी लिखेंगे वो नेट आईटीसी में सिर्फ इनपुट्स के ऊपर जो आईटीसी लिया वो लिखेंगे। अब हम चाहते हैं आईटीसी 3 तरह की हो सकती है, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, बट 89(5) ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में उसको इनपुट्स पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नाउ दिस थिंग वाज चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने रिसेंटली सितंबर 2020 में ही बिटवीन द लॉकडाउन वीकेसी फुटस्टेप्स का जजमेंट दिया। बहुत ही वेलकम जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट ने जो दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत थरली सेक्शन 54(3) जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था उसको स्टडी करा, और ये पाया कि वहाँ लिखा हुआ है एनी आईटीसी। उन्होंने सिंपली कहा कि रिफंड एनी आईटीसी का मिल सकता है, और एनी आईटीसी में आपकी सब तरह की आईटीसी इंक्लूड है, सीजीएसटी की हो, एसजीएसटी की हो, आईजीएसटी की हो, जो आप गुड्स और सर्विसेज पे करेंगे। तो कोई रेस्ट्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है, आप रूल में ऐसा कैसे डाल सकते कि रिफंड सिर्फ इनपुट्स की आईटीसी का मिलेगा। सो दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने वीकेसी फुटस्टेप्स के जजमेंट में अलाउ करा कि मैनुअली जो असेसी थे उनका आईटीसी का जो रिफंड है वो इनपुट्स के अलावा इनपुट सर्विसेज का भी दिया जाए, और काफी आराम से काम हो गया। इनफैक्ट इस पे जो और असेसीज थे दे आल्सो स्टार्टेड रेजिंग क्लेम्स। डिपार्टमेंट ने क्लेम्स एक्सेप्ट करे नहीं अभी हालांकि, बट जो पुराने रिफंड्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ले चुके हैं उन लोगों ने क्लेम भी लगाने स्टार्ट कर दिए सप्लीमेंट्री क्लेम के थ्रू, एनी अदर क्लेम कैटेगरी में जाके कि भाई हमारा पहले हमने सिर्फ इनपुट्स का लिया था, अब गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है तो इनपुट सर्विसेज का भी दो। काफी अच्छा प्रोसेस चल रहा था। बट देन इमीडिएटली अक्टूबर 2020 मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिवर्स जजमेंट दे दिया। मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ टीवीएल ट्रांसटॉलस्ट्रॉय एफकॉन्स जॉइंट वेंचर, ये जो केस लॉ है इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने इस पोजीशन को उल्टा कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट पर रिलाय नहीं करा है। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि गुजरात हाई कोर्ट ने सिर्फ सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 एनालाइज करा, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 को एनालाइज नहीं करा ढंग से, और क्लॉज 2 जो है वो प्रोविजो है जो ये कहता है कि रिफंड ऑफ आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट सच क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट गुड्स बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। सो उन्होंने यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 में कि आईटीसी जो होगा जो आपकी एक्यूमुलेट हुई है किस वजह से कि रेट ऑफ टैक्स इनपुट गुड्स पे ज्यादा है देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। तो यहाँ से उन्होंने कैची लाइन निकाली और उन्होंने उसका एनालिसिस करके निकाला कि भाई ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट जो है उस पर हम रिलाय नहीं कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से गवर्नमेंट ने पहले ही लिखा 54 सबसेक्शन 3 में ऊपर कि आपको एनईआईटीसी का मिल जाएगा, बट नीचे प्रोविजो डाल के क्लियर कट कर दिया कि नहीं इनपुट गुड्स का ही मिलेगा इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि और भी तो रेस्ट्रिक्शंस डली हुई हैं, अगर एनईआईटीसी वाली बात होती तो नीचे और भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट के केस में भी तो रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने ड्रॉबैक ले लिया सेंट्रल के टैक्सेस का तो रिफंड नहीं मिलेगा, अगर आपने आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स का रिफंड ले लिया तो आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। तो बोले ये उसी तरह की रेस्ट्रिक्शन है, प्रोविजो क्लियर कर रहा है कि भाई सिर्फ रेट ऑफ इनपुट गुड्स अगर ज्यादा है देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज तो ही आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा, और उन्होंने इस पोजीशन को एज इट इज मेंटेन रखा। इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने तो और फर्दर बात करी। मद्रास हाई कोर्ट ने तो ये बोला कि अगर बाय चांस यहाँ पे ऐसा भी होता कि रूल के अंदर लिख दिया जाता कि भाई रूल 89(5) में कि आईटीसी इनपुट्स के अलावा आईटीसी का मतलब इनपुट सर्विसेज भी है, तो उन्होंने तो कहा कि वो रूल 89(5) इन अल्ट्रा वायर्स द सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2, मतलब ये गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, रूल बिल्कुल सही है, वहां पे भी इनपुट्स लिखा हुआ है और सेक्शन भी सही है, वहां पे भी इनपुट्स लिखा हुआ है। नाउ what is the correct position and what a assessee should do at this point of time? Most of the cases VKC footsteps को बेस बना के लोगों ने जो आगे की एप्लीकेशंस लगाई हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, वहां पे उन्होंने इनपुट सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया। इनफैक्ट
पुराने के लिए भी सप्लीमेंट्री क्लेम दायर कर दिया, बट मद्रास हाईकोर्ट ने जब से निकाला तो डिपार्टमेंट अब मद्रास हाईकोर्ट को पेश कर देता है आगे. सो in this scenario, we need to study section 54 subsection 3 once again, which is the main section. 54 subsection 3 अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो गुजरात हाईकोर्ट ने सिर्फ इतनी सी बात को पढ़ा कि रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड, और अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा इन कैटेगरी के लोगों को, कि भाई एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी वालों को और एक जीरो रेट सप्लाई वालों को. बट जो मद्रास हाईकोर्ट था उसने 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 इसको ध्यान से पढ़ा, रीड करा. उन्होंने कहा कि ऊपर तो मान लिया अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिल जाएगा, बट नीचे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि क्रेडिट अगर एक्यूमुलेट हुई है ऑन अकाउंट ऑफ कि इनपुट की रेट ज्यादा है और आउटपुट सप्लाईज की रेट कम है तो ही आपको रिफंड मिलेगा. सो हियर माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो नीचे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो रेस्ट्रिक्शन 54(3) के अकॉर्डिंग है, बट 54(3) अगर आप ध्यान से पढ़े तो वो पहले पूरा की पूरा रिफंड अलाउ कर रहा है. और जो क्लॉज 2 है वो केसेस बता रहा है जहां पे आपको इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड मिलेगा. हम सब जानते हैं कि जैसे इनपुट्स होते हैं वैसे इनपुट सर्विसेज भी होती है. सर्विसेज में भी अभी आज की डेट में सर्विस सर्विसेज में ये है कि भाई आउटपुट की रेट भी 18% है, इनपुट की रेट भी 18% है. तो 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि आपका जो क्रेडिट है वो एक्यूमुलेट हुआ है कि इनपुट्स के केस में, कि भाई इनपुट्स ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स अगर आपका क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ है कि भाई जो इनपुट्स की रेट है वो ज्यादा है और आउटपुट सप्लाईज की रेट है वो कम है तो आपको रिफंड मिल जाएगा. मीनिंग देयर बाय दे आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर. सो सर्विस प्रोवाइडर को इनपुट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलता है, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है. ऐसा ये प्रोविजो कहना चाह रहा है, बिकॉज इट इज क्लियरली सेइंग दैट इट शुड नॉट बी अलाउड इन केसेस अदर देन, इन केसेस को छोड़कर नहीं मिलेगा. तो पहले बोला कि अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा, अब इन केसेस के अलावा नहीं मिलेगा. तो वो केस कौन से थे? एक तो जीरो रेटेड सप्लाईज, हम सब जानते हैं कि सेक्शन 16 में जीरो रेटेड सप्लाईज डिफाइंड है और रिफंड मिल सकता है. दूसरा कहाँ नहीं मिलेगा? जहाँ पे कहाँ मिलेगा सॉरी, जहाँ पे इनपुट्स का केस है, यानी कि मैं एक गुड्स में डील कर रहा हूँ और मेरे जो गुड्स की रेट है इनपुट की, जो परचेज की रेट है दैट इज हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज. बट गुजरात हाईकोर्ट सेट की भाई ये इंटरप्रिटेशन होता है, बट मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरप्रिटेशन को रिवर्स कराया. मद्रास हाईकोर्ट ने जो करंट पोजीशन है लॉ की उसी को एज इट इज मेंटेन कराया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द पोजीशन इन अदर हाई कोर्ट्स, बिकॉज राजस्थान हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सब जगह केसेस लगे हुए हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के. एंड होपफुली sooner or later this matter is going to be presented before Supreme Court. So let's see what is going to be the situation. But as of now, assessee is in a position of like confusion. Assessee को भी नहीं पता है कि उसको क्या करना है, and we need to wait and watch for this particular thing, whether we can claim the input services refund or not. Now, second important point in inverted duty structure comes is कि traders का क्या होगा. अब trader भी कई बार ऐसे होते हैं कि माल खरीद रखा है पुराना, जब परचेज करा तब जीएसटी की रेट ज्यादा थी, जब माल बेच रहे हैं तब गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट कम कर दी. सो अभी रिसेंटली जो सर्कुलर आया था 31 मार्च 2020 को 135/5/20, उसमें क्लियर कट कह दिया गया कि भाई ट्रेडर्स को रिफंड नहीं मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में. बट देन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दिस नीड्स टू बी एनालाइज्ड. सो अगर मैं 54 सबसेक्शन 3 की बात करूं, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल है कि रिफंड नहीं मिलेगा, बट सिर्फ 4 जनों को है कि एक तो आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे हो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, या आपने ड्रॉबैक क्लेम करा हो सेंट्रल के टैक्सेस का, या फिर आप आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स करी हो, या फिर आपने निल रेटेड और फुली एग्जाम सप्लाई करी हो. इन 4 जनों के अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं ले सकता. इनफैक्ट अगर मैं अलाउड वालों की केसेस की बात करूँ कि भाई जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अलाउड है, और क्रेडिट इज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट, ये भी कहीं नहीं बोल रहा कि टाइप ऑफ एसएससी कैसा होगा. कहीं ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई वो आदमी ट्रेडर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए. इनफैक्ट प्रोविजन में भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने की वजह से किसी के इन्वर्टेड ड्यूटी वाली पोजीशन बन गई है तो उसको रेस्ट्रिक्शन है. सो दिस सर्कुलर हैज अननेसेसरी एक्सरसाइज रेस्ट्रिक्शन, और उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई टैक्स की रेट पर खरीदते समय हायर थी, बेचते समय लोअर थी, तो ट्रेडर के केस में रिफंड नहीं मिलेगा. दिस इज एब्सोल्युटली अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन, और इस चीज को भी हमें प्रॉपर फोरम पर रिप्रेजेंट करना चाहिए. इसके ऊपर काफी सारे केस लॉज दैट सर्कुलर कैन नॉट ओवरराइड,
and refund cannot be curtailed due to delegated legislation. और ऐसी कोई restriction जब section 54(3) में है ही नहीं है, वहाँ पे कोई clarification, वहाँ पे कोई type of assessee defined नहीं है, so there is no point कि आप ट्रेडर जो कि जेन्युइनली खरीद के बैठा है हायर रेट पर और बेचते समय उसकी लो रेट हो गई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ही शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर रिफंड. और एक और इम्पोर्टेंट केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि सिंपल एक्सप्रेशन है सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 में कि क्रेडिट इज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स ऑन रेट ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन टैक्स ऑफ रेट ऑन आउटपुट सप्लाई. सिंपल लिखा हुआ है, कोई ऐसा लिखा नहीं है कि इसके अंदर ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर टाइप कुछ नहीं लिखा. सो इट्स अ वेरी सेटल्ड केस लॉ कि सीबीआईसी भी किसी भी चीज को ऐसा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती. जहाँ पे प्रोविजन एकदम क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है 54(3) में, तो आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते, कोई सर्कुलर नहीं बना सकते और उससे हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते. सो इन माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस सर्कुलर जहाँ पे ट्रेडर्स को रेस्ट्रिक्ट करा गया है कि आप रिफंड नहीं ले सकते इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस में, वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन है and it should be either clarified by CBIC or assessee should raise this contention before appropriate forum. Now all those issues are over, and inverted duty structure refund and जो recently मैं LUT refunds में IGST paid exports में जो issues हमको face हो रहे थे, those issues we've already discussed, and if anybody has any other issue, definitely we can take that issue through chat box. I understand कि जो मैंने issues अभी discuss करे हैं वो issues सारे what I was facing or what I come to know from my colleagues की जो GST की practice कर रहे हैं, that these are the issues which are cropping up पुरानी audits की वजह से, नई particular clients जो नए नए cases आ रहे हैं उनकी वजह से. But I am sure कि और भी issues होंगे, और भी cases होंगे जिनके ऊपर आप लोगों को practical difficulties face हो रही होंगी. So if anybody wants to put that question in their put his or her question, they can put it in the chat box. Now, fourth important category जो अभी कोविड में important हो गई है वो गई टाइम बार्ड रिफंड्स. So what is टाइम बार्ड रिफंड्स? हम जीएसटी लॉ में जानते हैं कि रिफंड क्लेम करने की एक टाइम लिमिट दी हुई है which is 2 years. किसी केस में 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, किसी केस में 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, किसी केस में कुछ है, मतलब 2 साल एक ऐसी चीज है जो 2 साल चल रही है बार बार. Now, अब सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, कुछ सिचुएशंस अब निकल के ऐसे आने लगे हैं जहाँ पे जेन्युइनली डिपार्टमेंट को टैक्स कलेक्ट नहीं करना था, असेसी ने कुछ किया ही नहीं, सर्विसेज दी नहीं, फिर भी टैक्स पहुंच गया. या मान लीजिए कि आज हमने टैक्स दे दिया, पता चल रहा है कि बाद में कोर्ट ने कह दिया तो लगना ही था, जैसे ओशन फ्रेट है. हालांकि ओशन फ्रेट वाला जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी हुई है, बट एज्यूमिंग कि एसएलपी नहीं है और कुछ और वैसे ही कुछ केसेस हैं जहाँ पे बाद में पता चलता है कि ये तो लगना ही था. सो वो सब रिफंड्स के टाइम तो निकल चुके हैं. सो उन टाइम बार्ड रिफंड के केसेस में और स्पेशली कोविड सिनेरियो में जहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे केसेस निकले हैं जहाँ पे एडवांस पे जीएसटी पे कर दिया गया था, बाद में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी गई. असेसीज ने इनफैक्ट यहाँ तक कर दिया कि एडवांस पे नॉर्मली उनको रिसीट वाउचर इशू करना होता है, असेसीज ने रिसीट वाउचर की जगह टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी एड्रेस्ड कि आर रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड कि कैसे उन पर्टिकुलर रिफंड्स को लिया जाए, क्या उनमें अपन सही स्ट्रैटेजी रखें जिससे वो रिफंड्स हमारे स्मूथली आ जाए. सो टाइम बार्ड रिफंड्स मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई है जहाँ पे टाइम बार्ड वाली पोजीशन अराइज हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सब जानते हैं कि अगर आपने कोई एडवांस लिया है और अगेंस्ट एडवांस अगर आप सप्लाई नहीं कर पाए हैं तो आप उसका रिफंड वाउचर इशू कर सकते हैं और रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब जीएसटी लॉ में उसका टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया 2 साल. सो रिफंड वाउचर इशू करने मतलब रिफंड वाउचर इशू करना है और जो हमको रिफंड क्लेम करना है फिर वो 2 साल में करना है. सो रियल एस्टेट जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें बहुत ऐसी पोजीशन हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था बहुत पहले, एडवांस पे वो जीएसटी दिए जा रहे थे, आज पता चल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो एग्जीक्यूट होना ही नहीं है. जैसे उनमें होता ही है कि एडवांस पे पैसा बहुत सारा ले लिया जाता है, बाद में आप अल्टीमेटली सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो रिफंड वाउचर इशू करना पड़ता है. बट जीएसटी चूंकि एडवांस रिसीट पे दे चुके थे, सो व्हाट दे शुड डू नाउ बिकॉज टाइम ऑफ 2 years इज एक्सपायर्ड. दूसरी कैटेगरी वो बन सकती है कि क्रेडिट नोट इशू करने के भी टाइम लिमिट है जीएसटी लॉ में कि क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हो पर्टिकुलर सिनेरियोज में, और उन सिनेरियोज का भी एक टाइम दिया हुआ है कि भाई सितंबर एंड तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो. सो मान लीजिए क्रेडिट नोट, अब मेरे साथ सिचुएशन ये है कि क्रेडिट नोट मुझे जो इशू करना पड़ता है वो करना पड़ रहा है आज. अब उस पर्टिकुलर सप्लाई पे मैं जीएसटी पे कर चुका हूँ बट वो सप्लाई में कर ही नहीं रहा बिकॉज
क्रेडिट नोट मैं इशू कर रहा हूँ बिकॉज नो सप्लाई हैज बीन मेड, सो और आइदर सप्लाई हैज बीन फाउंड डेफिशिएंट। सो उस सिनेरियो में मैं सितंबर के बाद जो क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ उसका रिफंड का मैं क्या करूंगा। तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि इवन सर्विसेज हैव नॉट बीन रेंडर्ड एंड एग्रीमेंट हैज बीन कैंसिल्ड एज अ रिजल्ट देयरऑफ, कि भाई सर्विसेज एक्चुअली में कुछ दी नहीं गई। चौथी वो हो सकती है कि एक्सेस टैक्स पे कर दिया, इट वाज नॉट लायबल टू बी पेड। सो जहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को, सरकार को गलती से कोई एक्सेस टैक्स पे कर दिया है बट एक्चुअली वो टैक्स तो मुझे देना ही था। और लास्ट कैटेगरी वही है कि टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, जब नॉर्मली एडवांस वाउचर, रिसीट वाउचर इशू किया जाता है जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग, और जब उसको रिफंड करते हो तो रिफंड वाउचर इशू किया जाता है। बट इन फ्यू केसेस असेसीज हैव ऑप्टेड द ऑप्शन कि उन्होंने रिसीट वाउचर इशू करने के बजाय, क्योंकि अगर वो रिसीट वाउचर इशू करते हैं तो उन्हें पहले जीएसटी और उन्हें उसको एडवांस रिसीट में दिखाना पड़ता है, और जब उसका एक्चुअली में वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो उनको उसको टैक्स इनवॉइस में दिखाना पड़ता है और एडवांस एडजस्टेड भी करना पड़ता है। तो कई लोगों ने क्या किया, अपन तो सीधे टैक्स इनवॉइस इशू कर देते हैं, दिस वाज अ जनरल प्रैक्टिस। सो टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया बट सप्लाई नहीं करा, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप जाके डिपार्टमेंट से उनका रिफंड मांगेंगे कि भाई हमारी तो सर्विसेज दी नहीं, तो वो बोलते हैं आपने तो टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, और टैक्स इनवॉइस इशू करना तो सप्लाई के केस में, तो हम कैसे मान लें कि आपने सप्लाई नहीं दी। एंड दीज प्रॉब्लम्स आर मोर इन सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज में दिखता नहीं है कुछ भी कि सर्विसेज का परफॉर्मेंस जस्टिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। सो ऑल दीज कैटेगरीज, ऑल दीज सिचुएशंस मे क्रॉप अप, और इसके लिए हमको थोड़ी सी जो कंसेप्चुअल स्टडी है इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, कि टाइम बार्ड रिफंड के केस में या फिर जो एग्जैक्टली रिफंड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से डिटरमाइन होते हैं, कैसे रिफंड क्लेम किया जाता है। अच्छा, बिफोर आई गो टू दोज प्रिंसिपल्स, टाइम बार्ड रिफंड में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो जीएसटी लॉ में जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है वो रिफंड एप्लीकेशंस नॉर्मली अलाउ करता है सभी कैटेगरीज में, बट एडवांस रिसीव्ड बट सप्लाई नॉट मेड और रिफंड वाउचर इशू कर दिया गया, उस कैटेगरी की एप्लीकेशन जो है वो एनी अदर कैटेगरी में ही एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में हमको डालनी रहेगी, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द क्वेरी व्हिच केम टू मी कि भाई उसका तो कोई क्लॉज ही नहीं है। सेक्शन 54 तो अलाउ कर रहा है कि रिफंड जो हमने जो एडवांस पेमेंट लिया उसके अगेंस्ट में सर्विस नहीं दी तो रिफंड वाउचर इशू कर दिया, अब हम रिफंड लेने के लिए एलिजिबल हैं, बट हम रिफंड कौन सी कैटेगरी में डालें, क्योंकि ऐसी कैटेगरी जीएसटी पोर्टल पे आई नहीं रही। जीएसटी के जो फॉर्म्स हैं, आप रूल्स में प्रिस्क्राइब फॉर्म्स देखेंगे वहाँ पे वो कैटेगरी डिफाइंड है बकायदा, बट पोर्टल पे वो कैटेगरी नहीं है। सो दैट नीड्स टू बी फाइल्ड अंडर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। सो एक प्रिंसिपल है, अगर हम टाइम बार्ड रिफंड्स की बात करें तो वन ऑफ द प्रिंसिपल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल laid down by the Constitution of India is that no tax shall be levied and collected except by the authority of law। बिल्कुल सिंपल वर्ड है कि बिना कानून के आप किसी भी टैक्स को लेवी नहीं कर सकते हैं, भी किसी भी टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले सरकार को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, बट बिना लॉ की अथॉरिटी के नहीं कर सकती है, वो एक तरह से उसको रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई आर्टिकल 265 में। सो उन सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमको रिफंड के लिए 3 सिचुएशंस समझनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि काफी सारी ऐसी चीजें हो सकती है जहाँ पे हम ऑलरेडी गलत पे करके बैठे हों, या फिर मान लीजिए हमको पता चल रहा हो कि ये दूसरा एसएससी का केस आ गया जिसमें उसको पे नहीं करना था, तो हमें क्या करना है, फिर हम रिफंड ले नहीं ले उस चीज का, और अब टाइम खत्म हो चुका है। सो उन सिचुएशंस को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत ही रिनाउंड केस लॉ है, जहाँ पे 3 सिचुएशंस रिफंड की क्रिएट की गई और तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया, प्लस ऑप्शन भी दिए गए क्या करना है। सो सबसे पहला उन्होंने बोला कि एक हो सकती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेवी। सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेवी क्या है कि भाई किसी प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के। जैसे ओशन फ्रेट की अपन बात करें, जो मोहित मिनरल्स केस था गुजरात हाई कोर्ट का, उसमें यही गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो पर्टिकुलर ओशन फ्रेट पे जीएसटी रीइंपोर्ट पे आरसीएम पे जीएसटी मांग रहे ओशन फ्रेट पे, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन जीएसटी लॉ में जो एंट्री है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस करा कि रूल 9610 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रूल 96 के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो ये बोलती है कि भाई हायर ड्रॉबैक के केस में आपका आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स का रिफंड रोका जा सकता है, तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ऐसी जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कस्टम्स के नोटिफिकेशन के द्वारा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। So basically all these things come under the category of unconstitutional levy because Article 265 clearly says that no tax can be levied or collected except by the authority of law. So यहाँ पे भी किसी भी प्रोविजन को कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, वहाँ पे हमारे पास मफतलाल इंडस्ट्रीज के केस में ये ऑप्शन बताया गया कि उस केस में एसएससी रिट फाइल करके या सूट फाइल करके अपने रिफंड की मांग कर सकता है,
और उस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लगता है। सो सिंपल अपना, जैसे मेरे को पता है दूसरे वाले केस में से हुआ है, तो मैं सिंपली अपने केस में रिट फाइल करके और अपने केस में रिट फाइल करके या मैं मेरे रिफंड के लिए फाइल कर सकता हूँ रिट या सूट, उस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लगता है। दूसरी कैटेगरी होती है इलीगल लेवी। इलीगल लेवी वो है जहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर लिया ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट रूल्स और बाय एन एरोनियस डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट्स, कि फैक्ट्स थे कुछ और, किसी ने उसको कुछ मिस इंटरप्रिटेट कर लिया अथॉरिटी ने, डिपार्टमेंट ने, और वो जो पर्टिकुलर रिफंड है, टैक्स है, वो कलेक्ट कर लेगा, तो उस चीज को कहा जाती है इलीगल लेवी। तो इलीगल लेवी के केस में जो स्पेसिफिक एक्ट के प्रोविजन है, जो एक्ट में लिखा है कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड अप्लाई करना है, वही प्रोविजन चलेंगे। और अगर मान लीजिए वहां एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो फिर आप रिट लगा सकते हैं। सो इलीगल लेवी का केस वो केस हुआ जहाँ पे अथॉरिटीज ने या किसी ने भी मिस इंटरप्रिटेशन से कोई टैक्स जमा करा दिया। तो जैसे कोई भी प्रोविजन है जिसके 2 व्यू पॉइंट हो सकते हैं, उस व्यू पॉइंट में से एक व्यू पॉइंट को असिस्टेंट ने समझा, हमने उस गलती से उस टैक्स, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हायर ड्रॉबैक लोअर ड्रॉबैक वाली कैटेगरी की, जो कस्टम्स सर्कुलर नोटिस दे रहा है कि भाई हमने सोशल वेलफेयर सरचार्ज का पेमेंट कर दिया, नहीं किया है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि आप सारे के सारे IGST पेड एक्सपोर्ट्स का रिफंड वापस दो। सो दैट इज अ मिस इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। उस केस में अगर हम कुछ करते हैं तो उसका रिफंड कब लेंगे, वो स्पेसिफिक एक्ट का प्रोविजन बताएगा, स्पेसिफिक एक्ट का जो प्रोविजन है वही गवर्न करेगा, और अगर वो रिजेक्ट होता है तो फिर हम रिट में जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी सिचुएशन की रिफंड की वो हो सकती है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ वो कैटेगरी होती है जहां मेरे केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने कहा, डिपार्टमेंट मतलब कोर्ट ने बोला कि ये प्रोविजन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट वो दूसरे के केस में कहा। तो ऐसी सिचुएशन अगर है तो फिर मैं मेरा केस रीओपन नहीं कर सकता। मेरा केस रीओपन करने के लिए मुझे खुद को ही अपना एक नया केस फाइल करना पड़ेगा। सो मैं सिंपली, मतलब वो कैटेगरी बनी कि लॉ में गलती है, क्योंकि गलती हो गई तो इस वजह से कलेक्ट हो गया, बट दैट विल बी टर्म्ड एज मिस्टेक ऑफ लॉ बिकॉज लेवी हैज बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अनदर पर्सन केस, नॉट इन माई केस। तो उस केस में हम पुराने जो चीजें हैं उनको रीओपन नहीं कर सकते हैं, उसके बेसिस पे रिफंड नहीं मांग सकते हैं। ऑप्शन इज टू फाइल रिट इन योर केस। सो ये जो सिचुएशन रिफंड की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे काम आती है। और भी जुडिशियल व्यू पॉइंट्स हैं कि एक्सेप्ट अगर मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस लॉ है ITC लिमिटेड, उसमें भी क्लियरली बात की गई है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करा जा सकता है एंड सेम शुड बी रिफंडेड। और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और वो रिफंड दिया जाएगा। और सिमिलरली व्यू जो इन्हीं सबको फॉलो करते हुए अहमदाबाद ट्राइब्यूनल, जो अपने बैंगलोर का कमीशन ऑफ सेंट्रल अपील्स कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है, वैसे रेडिको खेतान लिमिटेड न्यू दिल्ली सस्टेट का जजमेंट है, तो इन सभी में ये चीजें फॉलो की गई। सो माई अंडरस्टैंडिंग, माई व्यू पॉइंट इन ऑल दीज थिंग्स इज दैट कि जो मैंने अब आपको कैटेगरीज बताई हैं सारी, वो सारी कैटेगरीज वही कैटेगरीज है। जैसे मान लीजिए मैंने सर्विसेज दी ही नहीं और एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, नहीं मान लीजिए मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया बट मैंने सप्लाई नहीं करी। अब डिपार्टमेंट तो मुझे कह रहा है कि सर आपने तो टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया तो आपकी सप्लाई हुई मान ली जाएगी, बट ये भी एक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करा जाएगा। लॉ ने अथॉरिटी कब दी, जब आप सप्लाई करोगे। तो जब आपने सप्लाई ही नहीं करी तो भले ही से आपने उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, तो उस केस में मैं अपने केस को फाइट कर सकता हूँ और रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, इवन इफ द टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड और द अथॉरिटी इज नॉट एक्सेप्टिंग द रिफंड क्लेम्स। उसी तरह से मान लीजिए मैंने कोई एक्सेस टैक्स पे कर दिया, लेवी नहीं थी, मैंने एक्सेस टैक्स पे कर दिया। ये भी एक सेटल्ड केस लॉ है कि अगर किसी पर्सन पे किसी चीज की कोई लेवी नहीं बन रही थी, बाद में कोर्ट ने तय करा कि तो उसके बनते नहीं थे, तो सिचुएशन में जो उसने टैक्स पे करा है उसको टैक्स नहीं कहा जाएगा, उसको डिपॉजिट कहा जाएगा। और सरकार के पास आपका पैसा कोई गलत जमा हो गया है, उसको वापस मांगने के ऊपर प्रोविजंस रिफंड वाले नहीं लगते हैं जो एक्ट में लिखे हैं, क्योंकि प्रोविजंस रिफंड वाले एक्ट में जो लिखे हुए वो लगते हैं इन केस आपने कोई टैक्स पे करा है। अब यहाँ आपके ऊपर कोई टैक्स बन ही नहीं रहा था और आपने गलती से गलत टैक्स पे कर दिया, ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो उसे डिपॉजिट कैटेगरी में रख के डिपार्टमेंट को रिफंड प्रोसेस करना रहेगा, उस पर लिमिटेशन नहीं लगेगी। सो ऑल दोज थिंग्स, जैसे मान लीजिए कि अभी काफी रियल एस्टेट केसेस ऐसे हैं जिसमें डील्स पुरानी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, और बाद में एग्रीमेंट कैंसिल हो गए, तो उन केसेस में सर्विसेज नहीं दी जा रही है। बट अब वो ये इस बीच में क्या, अभी इसका हम क्या करें, GST के रिफंड का हम क्या करें, GST जो हमने पे कर दिया उसका क्या करें। सो all those things, all those principles are all governed by this particular
ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज कि विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ कोई भी जो पर्टिकुलर रिफंड कोई भी टैक्स है वो नहीं लिया जा सकता है। क्रेडिट नोट इशू किए आफ्टर मैक्सिमम पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 34। सो क्रेडिट नोट इशू कर दिया, उसमें भी क्या चीज हो रही है कि हमने सर्विसेज नहीं दी। क्रेडिट नोट इशू करने की जीएसटी लॉ के अंदर कंडीशंस दी हुई है, हमने सर्विसेज नहीं दी, हमने उसकी वजह से क्रेडिट नोट इशू करा। तो जब हमने सर्विसेज नहीं दी तो सर्विसेज दी नहीं तो उस पर जीएसटी लगना ही नहीं था। सो दैट इज नॉट एट ऑल फॉलोइंग अंडर द लेवी सेक्शन। और हमने जो बाद में भी क्रेडिट नोट इशू करा है, इवन इफ वो सेक्शन 34 का जो टाइम लिमिट है सितंबर का, उसके बाद भी अगर हमने कोई क्रेडिट नोट इशू करा है, उस केस में भी उस पर जीएसटी का रिफंड हम ले सकते हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि अपन सिंपल कोर्ट मतलब ऑफिसर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे देखो आर्टिकल 265 भी बोलता है, वो सब चीजें इतनी सिंपल नहीं है। बट व्हाट आई मीन टू से कि हमें ये सारे प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, बिकॉज यू नो आज अमाउंट छोटा भी हो सकता है, हम क्योंकि डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल व्हेन वी टेक अ कॉल ऑन एनी केस वी डेफिनेटली सी द अमाउंट ऑल्सो। हम देखते हैं कि यार इसमें कितने का वैल्यू मतलब क्या कितने रुपए का टैक्स अटक रहा है। तो हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है यार अगर मान लो छोटा मोटा है, ज्यादा नहीं है तो छोड़ो, करा दो, खत्म करो, आगे बढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है लिटिगेशन में जाना पड़ सकता है क्योंकि बड़ा अमाउंट है, तो वहाँ पे हमको उस तरह से कॉल लेनी पड़ती है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर ये प्रिंसिपल्स अपने क्लियर रहेंगे तो डेफिनेटली हम आगे जाके इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कभी भी हमको जब जरूरत पड़ती है तो हम टाइम बार्ड रिफंड्स के ऊपर भी, या जो रिफंड्स डायरेक्टली जीएसटी लॉ में अलाउड नहीं है उनके ऊपर भी फाइट करके आगे की बात बढ़ा सकते हैं। एक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि अभी जो पर्टिकुलरली रिफंड के नोटिफिकेशंस हैं और रिफंड के जो नोटिस आ रहे हैं डिपार्टमेंट के फॉर द पर्पज ऑफ रीडिपोजिटिंग ऑफ रिफंड, उनमें और भी नए नए तरह की क्वेरीज निकल के आ रही है। जैसे एक मैंने आपसे शायद अभी शेयर नहीं करा लास्ट स्लाइड में, उसमें यह है कि ज्वेलर्स के ऊपर काफी सारी डिमांड आ रही है, बिकॉज वी बिलोंग टू जयपुर। तो जयपुर में ज्वेलर्स के क्लाइंट बहुत है। सो ज्वेलर्स के ऊपर डिपार्टमेंट एक नई तरह की डिमांड क्रिएट कर रहा है आजकल। सो द केस इज लाइक कि ज्वेलर्स आप सब जानते हैं कि कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्ट बहुत करते हैं। उनका माल एग्जीबिशन में बहुत जाता है, पूरा एग्जीबिशन में जाएगा, एग्जीबिशन से वापस आएगा, और वहाँ पे उनकी जो एक्चुअल सेल होती है वो बहुत ही कम होती है। एक्चुअल सेल इज हार्डली 5-10%, मगर माल पूरा जाता है, पूरा वापस आता है। सो वहाँ पे जो री इम्पोर्ट का नोटिफिकेशन था, उस री इम्पोर्ट के नोटिफिकेशन 45/2017 कस्टम्स, वहाँ पे ये बात क्लियर की गई कि री इम्पोर्ट के केस में जो आपको वापस आते समय टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा। सो वहाँ उन्होंने जैसे आपने एक्सपोर्ट करा जिस टाइप से उस तरह से निकाल रखा है। अगर आपने जैसे एलयूटी में एक्सपोर्ट कर रखा है तो एलयूटी में एक्सपोर्ट करा तो बोलते हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपने जितना टैक्स आपने जाते समय नहीं दिया था उतना आपको वापस आते समय देना पड़ेगा री इम्पोर्ट के समय। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट कराया ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो वो कहते हैं कि जितना आपने इंटीग्रेटेड टैक्स जाते समय पे करा था और उसका आपने रिफंड ले लिया होगा तो वो आपको री इम्पोर्ट पे वापस देना पड़ेगा एज अ परचेज टाइप ऑफ थिंग। सो यहाँ तक सब ठीक है, बट ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है 45/2017 30 जून 2017 का है, बट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को फॉलो ना तो डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया और ना ही एसएससी की तरफ से किया गया। सो एसएससी ने क्या किया, वो पुराने ट्रैक पे चल रहा था। एसएससी ने सिंपली माल भेजा, कंसाइनमेंट पे शिपिंग बिल दाखिल कर दिया, टैक्स इनवॉइस बना दिया, सब दे दिया, वापस आते समय उसने 100 रुपए का बॉन्ड भरा और माल अपना सारा छुड़ा लिया। अब आइडियली होना तो ये चाहिए था कि माल वापस जब उसने री इम्पोर्ट करा तो उस समय देखा जाता कि इसने इसको एक्सपोर्ट कैसे करा था, और अगर एलयूटी में एक्सपोर्ट करा था तो 12 कैटेगरी बनती, आईजीएसटी पे एक्सपोर्ट करा तो 12 कैटेगरी बनती है, और उसके दोनों के अकॉर्डिंग उसको री इम्पोर्ट पे जीएसटी पे करनी पड़ती, और फिर वो जो उसने री इम्पोर्ट पे जीएसटी पे करी है उसका वो रिफंड ले था। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि ये प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया। इनफैक्ट इनिशियली 2 साल तक 2017 में या 2018 में, फिर कहीं जब जाके कस्टम्स अथॉरिटीज को समझ में आया कि ये तुम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बात थी कि ठीक है, ज्वेलर्स का ग्रुप जो था उसने जब डिपार्टमेंट से मीटिंग करी तो समझ में आया कि ठीक है नहीं यार, ये अब गलती पुराने पास में हो गई है, बट नाउ वी शुड मूव टू द करेक्ट पोजीशन एंड वी शुड गो विद द करेक्ट लॉ। और पास के मैटर्स के लिए भी बोला गया था कि भाई वो सब चीजें रीओपन नहीं करी जाएगी, आपके ऊपर पेनल प्रोविजन नहीं लगाए जाएंगे, अगर कोई टैक्स की डिमांड होगी तो टैक्स विद इंटरेस्ट लगा देंगे। बट द फैक्चुअल पोजीशन, द ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। ये सारे जो डिस्कशंस थे, ऑब्वियसली ये सब तो मतलब बिजनेस डिस्कशंस हैं, सो दे आर नेवर ऑन पेपर्स, बट रियलिटी में जो असेसमेंट्स हो रहे हैं एप्लीकेशन असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स के पास, वो बहुत ही अलग तरह से हो रहे हैं। वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा केस बना रहे हैं जैसे एसएससी की गलती थी सारी। एसएससी ने इंटेंशनली री इम्पोर्ट के ऊपर आईजीएसटी जो उसकी बन रही थी वो पे नहीं करी,
और गलत कैटेगरी के अंदर अपने गुड्स को फॉल करवा दिया, क्योंकि री इम्पोर्ट का नोटिफिकेशन 45/2017 में 5 एंट्रीज है, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि सब आपने 5th नंबर में इंटेंशनली गलत फॉल करवा दिया, जहाँ पे आप कुछ भी टैक्स पे करके नहीं आए और सारा की सारा आपको पे करना था जबकि आपने पे नहीं करा. सो ऑल दोज थिंग्स आर क्रॉपिंग अप, बट बिफोर यू रिप्लाई टू दोज नोटिसेस, keep this thing in mind that sending the goods on consignment basis is not at all export. कंसाइनमेंट बेसिस पे माल भेजना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीएसटी नॉर्म में 6 महीने का प्रोविजन है कि हम गुड्स सेल और अप्रूवल बेसिस पे भेज सकते हैं, और अगर वो 6 महीने के अंदर वापस आता है तो उस केस में उसको मतलब सेल नहीं माना जाता है, सप्लाई नहीं माना जाता है. तो उसी चीज को डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई भी किया लास्ट ईयर सर्कुलर के द्वारा 2018 में कि कंसाइनमेंट बेसिस पे भेजना इज नॉट एक्सपोर्ट, इट इज जस्ट इट कैन बी जस्ट सेंड थ्रू डिलीवरी चलान यूजिंग एलयूटी. इवन दे सेड कि उसमें एलयूटी की जरूरत ही नहीं है, बट चूंकि कस्टम्स अथॉरिटीज पुश करती हैं तो ठीक है, एंड ऑल प्रैक्टिकल सिनेरियोस कि आप उसको भेज सकते हो बिना जीएसटी पे करें, और वापस लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको इम्पोर्ट पे आपको कुछ नहीं पे करना. बट जो सब पुराने मैटर्स थे उसमें डिपार्टमेंट ने अपना एक अलग ही स्टैंड अपना लिया है. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अभी लेटेस्ट में तो ये चीज निकल के आई है कि वो एक एसएससी ने एक्सपोर्ट करा ऑन पेमेंट ऑफ अंडर एलयूटी, सॉरी, सर्कुलर में लिखा हुआ है कि आपने कंसाइनमेंट बेसिस पे भेजा है तो वो एक्सपोर्ट है नहीं, बट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट आपने जो करा उसको आपने करा एलयूटी में. एलयूटी में आपको वापस आते समय देना था जो आपने आईजीएसटी शुरू में छोड़ दी थी, पे नहीं की थी, तो वो आपको आईजीएसटी वापस देनी थी. तो आपने जो आईजीएसटी वापस कलेक्ट करी है उस आईजीएसटी में वो आईजीएसटी का भुगतान आपने किया है, बट योर गुड्स वर एक्चुअली फॉलोइंग अंडर सीरियल नंबर 5 दैट दे वर नॉट सप्लाई. सो दे वर नॉट सप्लाई, उनको कोई सप्लाई माने ही नहीं जाना था, तो उस नोटिफिकेशन 45/2017 के एंट्री नंबर 5 में वो आएंगे और उन्हें जीएसटी कुछ भी नहीं पे करना था. तो उन्होंने गलती से जो 45-50 लाख रुपए का आईजीएसटी पे कर दिया है री इम्पोर्ट पे, जिसमें एसएससी ने गुड फेथ में पे कर दिया डिपार्टमेंट ने कहने पे, वो पूरा गलत है. आपने उसकी आईटी से ली, वो पूरा गलत है. आप सब पूरा रिफंड लेके बैठे हो उसका, क्योंकि एक्सपोर्टर है तो उसने बाद में उसको लिक्विडेट भी कर लिया, वो सारा रिफंड गलत है और इसको आप पूरा वापस करो. सो ये सब जो सिनेरियोज है ज्वेलर्स के लिए भी, तो उनको भी हमको प्रॉपरली लॉ का पूरा एनालिसिस करके रिप्लाई हमको करना चाहिए. इश्यूज बहुत हैं, डिपार्टमेंट अपने व्यू पॉइंट पेश कर रहा है, और जीएसटी में जिस तरह का भी काम चल रहा है, बेसिकली आई डोंट नो कि हमारा वर्क किस लिटिगेशन फील्ड में, डेफिनेटली हम सब जानते हैं मतलब शुरू से ही कि जीएसटी में लिटिगेशंस की पूरी भरमार रहेगी, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिपार्टमेंट इज पोजिंग एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन, एनी काइंड ऑफ नोटिसेस के बाद इतना प्रेशर है कि वो नोटिसेस के रिप्लाई आप नहीं करते हो तो वो प्रेशर, मतलब उनके सिस्टम में टाइमलाइन चल रही है कि अभी इसका DRC 01 ने इशू कर दिया, और अंडर प्रेशर लेके वो एसएससी के यहाँ पे सर्च की, सर्वे की धमकी देके जो रिफंड की जो रिकवरीज कर रहे हैं वो बहुत ही गलत हो रही है. सो वो सब चीजें हमको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, और जो भी नोटिस हमारे पास आ रहे हैं टेक सम टाइम, उनका प्रॉपरली आप रिप्लाई करें समय रहते, समय पूरा एनालिसिस करने के बाद, सो दैट बाद में जाके हमको कहीं उसमें गलत चीज में हम ना फंस जाए, गलत टैक्स के पेमेंट में हम ना रह जाए. एंड सेकेंडली, जो अभी अगर हम एक स्टडी करें मार्क, अब जो जीएसटी में चल रहा है वो बेसिकली पहले जो नोटिस आ रहे थे वो सारे रहे थे नॉर्मल, कि सर आपका 2A 3B मिसमैच हो रहा है, 2A और 1 मिसमैच हो रहा है, ये सब मिसमैच के नोटिस आ रहे थे, जिसको हम बेसिकली रिकंसिलेशन नोटिस कहते हैं, जो शायद हम लोग हमारे पार्ट पे होते नहीं है, बट स्टिल वो हम रिप्लाई कर रहे थे. नाउ द सिचुएशन इज टर्निंग एंड सिचुएशन इज मूविंग टूवर्ड्स कि यहाँ पे अब जो मांग करी जा रही है वो नए नए तरह के नोटिस, जो मैंने आपको बताया, रिफंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ऊपर वो बार बार पुश कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू की शॉर्टेज है तो रिफंड पे ज्यादा पुश कर रही है. कस्टम्स डिपार्टमेंट, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो कस्टम्स डिपार्टमेंट भी आपको बहुत अप्रोप्रिएट नोटिस इशू कर सकता है. इनफैक्ट कस्टम्स के जो एंटी इवेजन विंग है जयपुर का, मैं स्पेसिफिक बात करूँ, दे आर वेरी हार्श एंड दे पुश द रिकवरीज वेरी स्ट्रिक्टली. DGGI भी बहुत पुश कर रहा है टू रिकवर द रिफंड्स व्हिच हैव बीन गिवन बाय देम बैडली, और as per their interpretation they are bad but not as per SSC's interpretation. And अब जो एसएससी जो कोविड सिनेरियो में जो एसएससी हैं वो भी शायद ये सोच रहे हैं कि ठीक है सिनेरियो थोड़ा ठंडा है, अभी ज्यादा ऑफिसर्स की विजिट नहीं होगी, बट प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑफिसर्स. ऑफिसर्स आर वर्किंग 24/7 काइंड ऑफ थिंग. जो मेरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात होती है, दे आर लाइक कि सर हम पे अभी ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज
ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का कि अब तो आप कैसे भी करके रिफंड की रिकवरी, कोई भी रिकवरी, वॉट एवर टैक्स इज देयर, जो गलत पेड है वो करके लाओ. सो द प्रेशर इज ऑन द डिपार्टमेंट नाउ, एंड they are not resorting to any COVID reason also. In fact, you won't believe कि अभी recently हमारे client के यहाँ पे सर्वे हुआ. I told them कि सर हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में 3-4 जनों को कोविड हो रखा है, आप आ रहे हैं, बट मतलब इट्स अप टू यू, आपकी हेल्थ का हमको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. सो बेटर कि अपन जैसे भी अपन, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट दे दें. बट दैट सिंपली सेड नो. बोले कि सर आप कोई बात नहीं, कोविड हो तो हम तो भी इम्यूनिटी लेके आए पूरी. सो वी आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दिस थिंग. वी आर अंडर इमेंस प्रेशर. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. गाइड योर क्लाइंट्स इन दैट वे. जीएसटी ऑडिट्स भी काफी आ रही है. इनफैक्ट जो डिपार्टमेंट ऑडिट्स हैं भी सेक्शन 65 की, दे आर फ्लोइंग लाइक एनीथिंग. और एक साथ ऑडिट्स हो रही है जिनके मल्टीपल एसएससीज, मल्टीपल जीएसटीएन है. वो भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए गुजरात में जीएसटीएन तो वहीं की ऑडिट आ रही है, साइमल्टेनियसली चल रहा है. गुजरात वाले के भी आ रही है, उसी कंपनी के दूसरा जीएसटीएन दिल्ली में उसमें भी आ रही है. सो द सिचुएशन इज चेंजिंग नाउ. कीप अवे फ्रॉम द फ्रॉड के जो पर्टिकुलर केसेस है वहाँ पे हम सब जानते हैं कि लाइक रिफंड का रिलेटेड फ्रॉड इज ट्रीटेड एज समथिंग वेरी बिग. डिपार्टमेंट इज रिगोरसली फॉलोइंग दोज थिंग्स, एंड we should keep all these things in mind. So with this note, I would like to end this session, and in case anybody has any query, you can post it in the chat box, or if anybody has any query, तो आप chat box में post कर सकते हैं, and we can discuss over that, or anything which you want to get a clarification on refunds part, or is a part of PPT. आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी? हाँ गंगाधर जी, बिल्कुल. अच्छा, ये कैसे होगा? ये भी चैट बॉक्स में मेंबर्स ने तो पुट तो किया नहीं है. if anybody has any questions, तो I think वो ये तो अभी मेंबरशिप नंबर्स पोस्ट हुए हैं. ये तो वो तो उन्होंने आईसीआई ने कहा वो सीपीआरस के लिए. हाँ, right. And definitely learning plus CPRs both are most important. नहीं, वैसे आपने काफी प्रैक्टिकली थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है ना, जो अभी प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में अपन फेस कर रहे हैं, वो सारी कवर कर ली है वैसे आपने. Right. See, that is the only crux, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो ही डिस्कशन रहे ना अपना, तो बिल्कुल बराबर है. ज्यादा बेटर था. मैं भी यही फेस कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में, जो बिल्कुल अपने मतलब टू द पॉइंट डिस्कस किया है कि प्रैक्टिकल यही प्रॉब्लम आ रही है और क्या आने वाली है. दैट आल्सो यू कवर्ड इन दिस सेशन. थैंक यू गंगाधर जी. कैसे करें? तो क्या क्वेरी है? ये तो चैट बॉक्स में भी आई थिंक क्वेरीज. any members, if you have any query, kindly put in your chat box. मेरी भी एक क्वेरी है, लेकिन वो इन सबके बाद में मैंने कहा डिस्कस करूं आपसे. नो प्रॉब्लम. वो तो बाद में भी की जा सकती है. Right. If anybody has any query, they can send a mail to the GST help desk created by the branch. वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया आजकल. You can send the queries across, and definitely they are all answered in time. We make sure. I'm also part of the team, so I also make sure कि वो सारा सबको एकदम time to time उसका आंसर मिले. And we are very happy that अभी जो हमारा last 1 month था जिसमें GST 993 की queries थी, वो काफी सारी आई. काफी सारी queries हैं GST 993 से संबंधित, and they are all addressed very properly by the branch. So thanks to branch for that, for creating this platform जिसमें काफी अच्छा members को benefit support मिल रहा है. क्या करें इसका? वेट करें. I think we should end the session now. Yes, I think we should leave now because we are not getting any queries from members. So how we can ensure that? क्या करना है आगे? I think with the permission of branch, we should. मैंने एडमिन किया है ICI को अनम्यूट करने के लिए भी. Right. उन्होंने अनम्यूट किया, अभी देखते हैं. उनको करता हूँ, एक बार चैट करता हूँ. केशव जी, for
explaining the theory and as well as practical problems being faced by the taxpayer as well as by the members. Thank you very much for deliver a good lecture today. Thank you very much. Thank you, Gandharji. Thank you, branch.